केपलर, केपलर है शायद। तो न्यूटन से पहले कोई मैथमेटिकल बात अगर किसी ने करी थी तो कौन थे? केपलर। नहीं, मैं कह रहा हूं उस रिमोट से कोई एक नंबर दबा दो जरा, 2 नंबर, 2 नंबर, बस ठीक। केपलर्स लॉ। तो केपलर पहले थे जिन्होंने न्यूटन से पहले कोई मैथमेटिकल बात करी थी। क्या बात करी थी न्यूटन से पहले? और उसके बाद फिर न्यूटन आए, केपलर एपलर का नाम खत्म हो गया। तो केपलर ने बहुत सारे इससे पहले वाले ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशन को दिमाग में रख के, यानी ऐसा नहीं केपलर पहले थे, केपलर से पहले एक नंबर। स्टार्ट है, दोबारा मत दबाना। तो केपलर से पहले ऐसा सुना जाता है कि गैलीलियो ने काम किया, ठीक है, उससे पहले भी लोगों ने काम किया होगा। तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन बनाए, पूरे पेपर पे सालों साल के ऑब्जर्वेशन को उन्होंने नोट किया कि उनके कोऑर्डिनेट्स पता करने की कोशिश की, टेलीस्कोप का यूज कर करके कौन चीज कहां है। कई 100 सालों के ऑब्जर्वेशन के आधार पे 3 लॉ बनाए गए। ये 3 लॉ क्या है? पहला नियम यह है कि दुनिया में जितने भी प्लैनेट हैं, अर्थ जैसे प्लैनेट, वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं और सन अपनी जगह पे फिक्स है ना। यानी ये अर्थ सन के सामने ऐसे दिखाया गया है, ऐसे इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। अभी घूम नहीं रहा है, मैंने घूमते हुए बनाया था बहुत पहले, पता नहीं क्या हो गया, ठीक है। सन इस इलिप्स के एक फोकस पे स्थित है। फोकस नाम थोड़ा मैथमेटिकल है, बस तुम समझ लो, इसमें कहीं पर एक जगह सन है। अच्छा, ये बीचों बीच नहीं है, बीचों बीच से थोड़ा सा साइड में है ना। और इसके चारों तरफ अर्थ चक्कर लगाती, कभी कभी वो सन के बहुत करीब आती है, कभी कभी दूर जाती है। पहले मैं ये सोचता था कि जब पास आती है तो गर्मी होती है, दूर जाती है तो सर्दी, ऐसा नहीं है। उसका एक्चुअली में सन का अर्थ की फेस, किस फेस पे सीधी सीधी लाइट गिरती है वहां गर्मी होती है, और जहां टिल्टेड लाइट गिरती है वहां सर्दी होती है, उससे लेना देना है ना। पहले मेरा ऐसा मानना था, लेकिन ऐसा है नहीं। किसी के दिमाग में अगर ये जाए कि सर वहां पास में जा रहा है, ऐसा ना हो कि अर्थ जल जाए, धुआं उठने लगे, तो ऐसा कोई खतरा नहीं, दूरी सफिशिएंट है ना, ठीक है। दूसरा नियम मैथमेटिकल था कि जब अर्थ जैसा कोई प्लैनेट, अर्थ और अर्थ जैसे और भी प्लैनेट हैं, जब सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं तो उनके रिवॉल्व करने के दौरान एक जगह से दूसरी जगह, मान लिया जो डिस्टेंस कवर हुई है, तो डिस्टेंस के साथ हम उसका एक एरिया कवर्ड इमेजिन कर सकते हैं। सोचो यार, अर्थ के साथ सन का एक धागा बांधा जाए, और वो धागा जब हम अर्थ को घुमाएंगे तो क्या बताओ, अर्थ के साथ साथ वो धागा इस एरिया को स्वेप करेगा, है ना। वो धागा जितने एरिया को स्वेप करेगा, ये मैंने यहां शेड किया है कि नहीं। अगर ये एरिया और ये एरिया सेम है तो इसका डिस्टेंस कवर यहां वाला और यहां वाला भी नहीं, टाइम दोनों का सेम होगा। डिस्टेंस कवर क्यों सेम होगा? ये एरिया और ये एरिया सेम है, तो यहां का टाइम कवर्ड और यहां का टाइम कवर्ड भी सेम होगा, यानी एरिया कवर्ड पर यूनिट टाइम सेम रहता है। दूसरा लॉ क्या है? एरियल वेलोसिटी फिक्स रहती है। एरियल वेलोसिटी मतलब यहां कवर्ड एरिया पर यूनिट टाइम और यहां का कवर्ड पर यूनिट टाइम सेम रहता है। इसका मतलब क्या हो गया? बराबर समय में बराबर एरिया कवर करता है। तो इससे हम कंक्लूजन क्या बना सकते हैं कि जब अर्थ दूर होती होगी, ये चली थी क्या अर्थ? नहीं चली, कोई बात नहीं। तो जब अर्थ दूर होती होगी तो उसको कम दूरी कवर करना पड़ती होगी टू कवर द सेम एरिया, और जब अर्थ पास होती होगी तो उसको ज्यादा दूरी कवर करना पड़ती होगी फॉर द सेम एरिया। तो कोई पूछे यार, अर्थ जब पास में होती है तब स्पीड ज्यादा होती है या दूर होती है तब स्पीड ज्यादा होती है? क्या इससे कंक्लूजन बना? जब पास होती होगी तब स्पीड
ज्यादा होती होगी, क्योंकि ज्यादा चलने पर उसका शेडेड एरिया इसके बराबर हो पाएगा। क्या जनता समझ पा रही है? तो ये एरियल वेलोसिटी का दूसरा नियम है, एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज कांस्टेंट। ये केवल अर्थ के लिए नहीं, जितने भी प्लैनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं उन सब के लिए नियम है। एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अच्छा, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर कोई कहे कि चलो यार इसकी कोई मैथमेटिकल बातें करे, तो एरियल वेलोसिटी बेसिकली डीए बाई dt है, जहां ए क्या है, एरिया है, और वो कांस्टेंट है यानी फिक्स है। एरिया कवर्ड पर यूनिट टाइम फिक्स है। कोई पूछा एरियल वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी? बिल्कुल, डीए बाई dt मतलब मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इसकी यूनिट होगी, और वो फिक्स है। दो नियम ये, और तीसरा नियम क्या कि इसके रिवॉल्यूशन का पूरा टाइम, बताओ अर्थ के रिवॉल्यूशन का पूरा टाइम क्या होता है? टाइम पीरियड ऑफ अर्थ अराउंड सन कितना होता है? लगभग 365 डेज और 4 आवर। कितना दिया जाता है लगभग? ऐसा। इसी तरह से हर प्लेनेट का अपना एक रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड है, और उतने टाइम बाद वो अपने रास्ते को रिपीट करता है। अब ये टाइम पीरियड अलग अलग प्लेनेट के लिए उसकी दूरी पे डिपेंड करेगा। ये एक एवरेज दूरी निकाली गई है, यानी जो जितना दूर प्लेनेट होगा उसके टाइम का रिवॉल्यूशन टाइम भी ज्यादा होगा। सन से हम जितना दूर जाते जाएंगे, यानी सन से जितना दूर प्लेनेट होगा उसके रिवॉल्यूशन का टाइम पीरियड ज्यादा होगा, है ना। जो पास होगा उसका टाइम पीरियड। तो अब बात आती है यार, दूरी तो फिक्स है नहीं। अगर हम कोई कहे कि अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, तो कहीं पास है कहीं दूर है। तो यहां पे इस आर का क्या मतलब है? इस आर का मतलब है एक मीन वैल्यू निकालना। अर्थ सबसे करीब इस जगह पर है, इसको बोलते हैं एपोजी, और सबसे दूर एक पैरजी होता है, एक एपोजी होता है। सबसे दूर इस जगह पे है, पैरजी शायद पास वाला होता है, एपोजी दूर वाला होता है। चलो, आर मैक्स ये है, आर मिन ये है। इन दोनों का अगर हम एक बीच वैल्यू निकाल देंगे, बीच का वैल्यू निकाल देंगे, तो उसी को हम क्या कहेंगे? आर मिन। आर मिन और आर मैक्स का। अब यार देखो, मैथमेटिक्स में हम इलिप्स को ऐसे दिखाते हैं यार, सेंटर से इधर की दूरी a और इधर की दूरी a, सेंटर के ऊपर दूरी b, नीचे दूरी b। नहीं, किसी भी इलिप्स में दो रेडियस होती हैं, एक स्मॉल रेडियस और एक लार्ज रेडियस। तो देखा जाए आर मिन और आर मैक्स का सम किसके बराबर होगा? डबल ऑफ लार्ज रेडियस, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वो कितना आ जाएगा? a। एक तरह से ये आर मीन का मतलब क्या है? a। बात समझ में आ गई है? तो इतनी बातें किसने बताई? केपलर ने, और केपलर फेमस हो गए। केपलर फेमस हो गए, बेसिकली इससे पहले वालों की मेहनत रही होगी, वो केपलर ने यूज करी। और केपलर की मेहनत किसने यूज करी? न्यूटन ने यूज करी। और उसके बाद केपलर न्यूटन के सामने छोटे नजर आने लगे। इन्होंने भी कईयों की मेहनत, ऐसे ही यार इंसान बनता है। इंसान कितना भी कहे कि नहीं मैं एकदम नेचुरल हूं, कोई इतना नेचुरल हो ही नहीं सकता, क्योंकि सराउंडिंग उसको इन्फ्लुएंस करती है। सराउंडिंग से कुछ ना कुछ तो लेता ही है वो। बात समझ रहा है? कोई भी नेचुरल नहीं होता, सब कॉपी करते हैं किसी ना किसी का। एक एक्टर था मुकेश खन्ना, भीष्म बना था। हाँ, तो उसके ऊपर टैग लगा था कि वो अमिताभ बच्चन की कॉपी करता है। अमिताभ बच्चन ने खुद ही कह दिया था, बेचारा उसके बाद बदनाम हो गया। तो मेरा मानना है कि क्या अमिताभ बच्चन कहां से सीख के आए थे? सराउंडिंग से, किसी ना किसी से तो सीखा ही है। तो ये कहना कहीं सही नहीं होता है कि कौन किसी की कॉपी करता है।
न्यूटन इस मामले में बहुत आगे था, वो कॉपी बहुत अच्छे से करता था और उस पर टैग रैपर भी अपना लगाना जानता था, सबसे बड़ी बात। तो इन्हीं तीनों लॉ में कहीं ना कहीं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का राज छुपा है। इस टॉपिक एंड में बताया जाएगा कि आखिर न्यूटन को अपने लॉ का आइडिया कहां से आया, यहीं से उसने उठाया था। ठीक है, लेकिन ठीक है, अभी हम न्यूटन को क्रेडिट देते हैं। 6 आवर, सॉरी 6 आवर कर दे। हाँ हाँ, 4 साल में एक लीप ईयर इसी आता है 6 घंटे को कॉम्पनसेट करने के लिए। वो 6 घंटे 4 साल में 24 घंटे बना देता है। लेकिन जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो हमें 365 ही लेना है, मतलब वो आर का डिस्कशन नहीं किया जाएगा। खैर, केपलर लॉ की हम टॉपिक के बाद में फिर से थोड़ी सी बात करेंगे। अभी हम लोगों ने उसका नाम पहले ले लिया है क्योंकि इन्होंने पहले मेहनत करी थी। पता चला उसकी आत्मा मेरे ऊपर लग जाती कि मेरा नाम क्यों नहीं लिया पहले, इसलिए मैंने पहले नाम ले लिया है। और हर टॉपिक में जनरली लिया जाता है, तो मैंने परंपरा नहीं तोड़ी है। नोट कर लिया भाई लोग सबने? नहीं किया? कितनी देर नोट करोगे यार? तो न्यूटन ने क्या बताया कि जब भी कोई दो हेवनली मास किसी डिस्टेंस पे होते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये अट्रैक्शन म्यूचुअल है, यानी m1 की वजह से m2 पे और m2 की वजह से m1 पे। तो अगर दो मास को रोक के ना रखा जाए तो क्या होगा? तो वो आपस में भिड़ जाएंगे। ये रोक के रखा है किसी ने। तो जब भी मैं कहूं कि यार दो ऑब्जेक्ट ऐसे रखे हुए हैं तो कोई ना कोई उनको रोक के रखा होगा, ऐसा हमें मानना है। तो भी यार ऐसा कौन है जो इतने बड़े बड़े मासेस को रोक सकता है? तो मेरे दिमाग में एक ही नजर आए, वो है बजरंगबली। हनुमान जी ने सुना है मैंने कि सन को निगल लिया था, तो जो सन को निगल सकते हैं वो छोटे मोटे मास तो ऐसे पकड़ के खड़े हो ही सकते हैं। तो ये हनुमान जी ने पकड़ रखा है, अगर छोड़ेंगे तो क्या होगा? टकरा जाएंगे। ठीक है, तो ये खिंचाव इनके अंदर है। तो भी यार इन पे लगने वाला फोर्स म्यूचुअल फोर्स है, यानी यार जितना इधर है उतना उधर है। यार जब भी म्यूचुअल फोर्स होता है तो क्या मैं हमेशा कहता हूं F1 का मैग्नीट्यूड और F2 का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है? सेम होता है। अगर हम इसको वेक्टोरियली लिखें तो F1 ड्यू टू 2 और F2 ड्यू टू 1, वो एक दूसरे का माइनस टाइम्स होंगे, इक्वल एंड अपोजिट होंगे। दूसरी बात, फोर्स हमेशा कहां होगा? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। यानी यार ये मास दूसरा मास एक दूसरे को लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग फोर्स लगाते हैं। ठीक है, ये जो फोर्स लगेंगे अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगेंगे। क्या इसको देख के कुछ याद नहीं आ रहा यार? पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस भी एक दूसरे को अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग रिपल करते थे, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को। तो इनका काफी हद तक डिस्कशन बिल्कुल पॉजिटिव नेगेटिव जैसा है। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही मास मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब यार मैथमेटिकल बात क्या बताई कि ये फोर्स किन चीजों के प्रोपोर्शनल होगा? m1 m2 के प्रोपोर्शनल होगा। और डिस्टेंस के साथ फोर्स का कनेक्शन क्या होगा? इनवर्स स्क्वायर लॉ, इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। जितनी भी यार फील्ड के इंटरेक्शन होते हैं उनमें ये नियम जरूर फॉलो होता है, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लें, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लें, चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर लें। इनवर्स स्क्वायर लॉ को ये सारी फील्ड फॉलो करती हैं। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या है? 1/r² के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इक्वालिटी लाने के लिए हमेशा एक कांस्टेंट आता है,
फॉर्मूले में m1 m2 और r की जगह तय हो चुकी है और कांस्टेंट ये कैपिटल G की वैल्यू कितनी होती है? -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसको बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसमें यार यही एक कांस्टेंट है जिसके नाम के आगे यूनिवर्सल लगा, इसका मतलब ये मीडियम वगैरह पे डिपेंड नहीं करता है। और वैसे भी स्पेस में कौन सा मीडियम है ना? यूनिवर्सल से मतलब है कि ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है और वैसे भी स्पेस में कोई मीडियम नहीं है। जो मीडियम हमारे अर्थ में है वो अर्थ का पर्सनल मीडियम है। अर्थ जहां जाती है उसके साथ साथ उसका मीडियम भी जाता है, लेकिन अर्थ और सन के बीच में कोई मीडियम नहीं है, या किसी भी जगह पे स्पेस में कोई ऐसा मीडियम नहीं है। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऐसे किसी भी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता। दुनिया के जितने भी मासेस हैं उन सब के लिए नियम काम करता है। ठीक है, तो बता रहे अर्थ का मास कितना है? 6 × 10⁻24 kg। रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है? रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर, जिसको हम 6400 × 10⁻3 मीटर लिख सकते हैं। यानी इस लेवल के मासेस पे हम अभी बातें कर रहे हैं। सोचा रहे ऐसे दो मास हैं, एक का मास 6 × 10⁻24 है और एक का मास 2 × 10⁻24 है। ठीक है, बताओ जरा, इसका नाम m1 लिख दें, इसका मास m2 लिख दें। पता है f1 और f2 में कौन ज्यादा होगा? सबको पता है f1 और f2 हमेशा क्या होता है? सेम होता है। ये बात क्लियर होना चाहिए। फोर्स दोनों में क्या होगा? बराबर होगा, मैग्नीट्यूड वाइज, और डायरेक्शन वाइज अपोजिट होगा। अगली चीज मैं पूछूं, अगर इनको छोड़ दिया जाए, यानी हनुमान जी इन मास को पकड़ के खड़े हैं और अचानक से हाथ हटा लें, तो इन मासेस का क्या होगा? इग्नोरिंग द मास ऑफ हनुमान जी। वैसे तो अगर इतने बड़े प्लैनेट को हनुमान जी लेके खड़े हैं तो उनके आपस के ग्रेविटेशन से ज्यादा तो हनुमान जी का ग्रेविटेशन होगा, तो वो सब हनुमान जी के ऊपर गिर जाएंगे। तो ये किसी के दिमाग में ख्याल ना है, नहीं। अगर वो अपना हाथ हटा लें तो क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे की तरफ एक्सेलेरेट करेंगे। तो मैं पूछूं यार, एक्सेलेरेशन जस्ट आफ्टर रिलीज किसका एक्सेलेरेशन ज्यादा होगा? किसका ज्यादा होगा? तो यार एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है? F/m। तो किसका एक्सेलेरेशन ज्यादा होगा? जिसका मास कम होगा। तो मैं कह सकता हूं यार A2 A1 से ज्यादा होगा। क्या ये बात? मैं पूछूं यार, वेलोसिटी आफ्टर टी टाइम, आफ्टर सम टाइम, यानी रिलीज करने के बाद आफ्टर सम टाइम किसके अंदर ज्यादा वेलोसिटी डेवलप होगी? किसके अंदर? जो हल्का होगा उसका एक्सेलेरेशन ज्यादा होगा, और जिसका एक्सेलेरेशन ज्यादा होगा, एक्सेलेरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कुछ टाइम बाद, t बराबर t टाइम बाद v2 v1 से ज्यादा होगा। क्या ये सब बातें याद नहीं आ रही यार? ऐसी ही कुछ बातें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी करी थी। ये सब रिपीट हो रहा है और कुछ नहीं है। मैं सेम डायलॉग इसीलिए बोल रहा हूं ताकि तुम्हें लगे कि ये चैप्टर हम 2 बार पढ़ लिए। मुझे बताओ, मोमेंटम आफ्टर सम टाइम t बराबर t, किसका मोमेंटम ज्यादा होगा, किसका कम होगा, या दोनों बराबर होंगे? तो यार किसी के दिमाग में ये ख्याल आ सकता है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो यार जिसका मास ज्यादा है उसकी वेलोसिटी कम आएगी, जिसका मास कम है उसकी वेलोसिटी ज्यादा आएगी। तो अब यार इसके लिए कोई मैथमेटिकल तरीका नहीं, हमारे पास एक थ्योरम है कि अगर किसी सिस्टम में
एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व नहीं है, इंटरनल फोर्स है। तो ये जो फोर्स लगता है क्या इस सिस्टम में, दोनों मास के सिस्टम में, ये कैसा फोर्स है? इंटरनल। अभी जब भी किसी सिस्टम में इंटरनल फोर्स लगता है तो एक का मोमेंटम जितना राइट बढ़ेगा उतना मोमेंटम दूसरे का लेफ्ट बढ़ेगा। तो क्या मैं कह सकता हूं यार मैग्नीट्यूड वाइज P1 और P2 क्या होंगे? सेम होंगे, और डायरेक्शन वाइज अपोजिट होंगे। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? ये हम प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से कह सकते हैं कि दोनों के मोमेंटम सेम होंगे। जब भी किसी सिस्टम में F एक्सटर्नल 0 होता है तो मोमेंटम कंजर्व रहता है, और कंजर्व रहने का मतलब है कि अगर पहले ये रेस्ट पे थे, 0 मोमेंटम था, तो हमेशा 0 रहेगा। एक के अंदर राइट आएगा पॉजिटिव आएगा तो दूसरे के अंदर नेगेटिव आएगा। इतनी बात क्लियर है? अगली बात, काइनेटिक एनर्जी। किसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? हाँ, तो यार काइनेटिक एनर्जी में भी मास आता है और स्पीड आता है। तो अब यार किससे फैसला लें? यार जिसका मास कम होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी, तो फैसला किससे लें? एक चीज कम है एक चीज ज्यादा है तो कंफ्यूजन। तो देखो यार अगर कंफ्यूजन हो किसी फॉर्मूले में तो हमें फॉर्मूले में वो चीजें लाना चाहिए जो फिक्स है, या कोई एक वेरिएबल लाना चाहिए जो बदल रहा है, बाकी सब फिक्स। यहां मास भी बदल रहा है, दोनों का अलग अलग है, और v भी दोनों का, तो दोनों को साथ रखने से फायदा नहीं है। जब भी कभी ऐसी सिचुएशन किसी फॉर्मूले में आती है तो हमें गायब करके ऐसा रिजल्ट बनाना चाहिए कि एक ही अननोन नजर आए, बाकी सब फिक्स होना चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूं? क्या P बराबर mv होता है? P बराबर mv होता है, तो मैं यहां से v गायब कर देता हूं। v की जगह क्या लिख देता हूं? P बाई m। v की जगह मैं P बाई m लिखूंगा तो ये P स्क्वायर बाई m स्क्वायर बन जाएगा, और स्क्वायर से कटेगा तो ये क्या बन जाएगा? P स्क्वायर बाई। क्या अब इससे फैसला लेना बहुत आसान है? क्या P दोनों का सेम है? तो जिसका मास कम होगा उसका काइनेटिक एनर्जी। ये काम हर फॉर्मूले में करना होता है जहां दो वेरिएबल नजर आने लगे। हमें हमेशा एक वेरिएबल नजर आना चाहिए, बाकी सब फिक्स टर्म नजर आना चाहिए, तभी फैसला लेना आसान होता है। तो P दोनों के सेम है और M जिसका कम होगा उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, यानी K2 K1 से ज्यादा होगा। क्या जनता इतनी सारी बातें समझे? यार ये सब टॉपिक, ये सारी बातें लीनियर मोमेंटम तक मैकेनिक्स में आए हुए टर्म्स हैं। इसका जैसी फोर्स आ गया तो यार इसका आना तय था, ये क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। फोर्स आया है तो ये क्वेश्चन बनना ही बनना है। और क्या बताओ, ये क्वेश्चन हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक के पहले लेक्चर में नहीं करे थे, वही सारी बातें हैं, और सब कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा ही तो है यार। म्यूचुअल फोर्स है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, और सबसे बड़ी बात इस फोर्स का लुक और इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले फॉर्मूले के फोर्स का लुक बता। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार चार्ज के बीच में Q1 Q2 के बीच में अगर वो r दूरी पे है तो फोर्स क्या पढ़ा है? K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। तो ये क्या है? G M1 M2 बाई। तो जहां पर पहले G था वहां अब K है, जहां पहले M था वहां अब Q है, जहां पहले R था वहां अब, तो सब कुछ तो यार पहले जैसा है नहीं। तो टॉपिक को आगे बढ़ाना तभी इजी लगेगा जब हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक से वापस ग्रेविटेशन की बातें करें। ठीक है, इतनी बातें नोट कर ले। नहीं, K मीडियम डिपेंडेंट होता है, G थोड़ी मीडियम डिपेंडेंट, इसलिए K का अपना एक फॉर्मूला है, G का अपना कोई फॉर्मूला नहीं है। किसी को राइटिंग में कोई दिक्कत है तो ये थोड़ा डिजिटल है। क्लियर है भाई लोग? नोट नहीं करना चाहेंगे? हो गया, बहुत बढ़िया। नोट कर लिया भाई लोग? किसी चीज पे दो फोर्सेस लगे, F1 F2 दो लगे, तो उन दोनों का नेट एक होता है, और वो नेट कैसे निकाला जाता है ना? F2 F1 हेड टेल जोड़े जाते हैं
और फिर उनका एक रिजल्टेंट तय किया जाता है। ये रिजल्टेंट क्या आता है, इसका फॉर्मूला हम लोग कभी देख चुके हैं। किसी ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लगे हों तो उन दोनों का ऐसा हेड टू टेल डायग्राम बनाया जाता है, पहले के टेल से लास्ट के हेड को जोड़ा जाता है तो रिजल्टेंट आता है ना। रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमने कभी ना कभी पढ़ा है, सबको पता है। जनता बताए क्या होता है, F1 स्क्वायर टू F1 F2 कॉस थीटा। ठीक है, अब यार इसके सब केसेस हम लोगों ने करे थे कि अगर थीटा 0 डिग्री है तो रिजल्टेंट कितना आता है, क्या आता है, F1 प्लस, यार देखो cos 0 करोगे तो वो 1 बन जाएगा, ये बन जाएगा F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट से खत्म हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा F1 प्लस, और वैसे भी तुम्हें पता है दो फोर्स 10 न्यूटन और 20 न्यूटन आगे लगे हो तो टोटल कितना आएगा 30 न्यूटन एक ही तरफ है। तो थीटा 180 का मामला होता था तो रिजल्टेंट क्या आता था, हाँ F1 डिफरेंस F2 जो ज्यादा हो उससे हम घटा देते थे। नहीं, थीटा 90 का मामला हो तो आर क्या आता था। तो यार इसके लिए हम ज्योमेट्री बना के याद रख सकते हैं, F1 F2 अगर 90 डिग्री पे है तो रिजल्टेंट कितना आता है, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। याद है सबको, है ना, याद है कि नहीं है। थीटा अगर 60 डिग्री होता था तो कितना आता था, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस F1 F2, वो cos 60 से 2 खत्म हो जाता था। नहीं, थीटा अगर 120 डिग्री होता था तो रिजल्टेंट कितना आता था, F1 प्लस F2 स्क्वायर माइनस F1 F2। ये सब याद है यार। मैं चाहता हूं कि यार ये बिल्कुल आदत में आ जाए, ये इतने डिग्री बहुत फ्रीक्वेंट है, इतने डिग्री पे बातें एकदम फ्रीक्वेंट है तो हमें आना ही चाहिए। अब इसी में मैं बात कर लूं कि इफ F1 F2 बराबर हो जाए, उनको अब मैं F कह दूं तो बता R का आंसर तब कितना आ जाएगा, 2F, यहां 0, यहां रूट 2F, यहां रूट 3F, यहां F। यार ये चीजें इतनी फ्रीक्वेंट है कि लगभग हर टॉपिक में अब रिपीट हो चुकी हैं, तो तुम्हें अगर ये याद रहते हैं तो कुछ समय बच जाएगा। क्या याद रहेगा? अगर इन सब में अगर कोई एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो कौन है, अरे ये उसी से सब आया है। उससे कम इंपॉर्टेंट ये है, सबसे कम इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि ये तो केवल बराबर के लिए काम करेगा ना भाई। तो अपनी प्रायोरिटी बना ले, जब भूल जाए तो एक स्टेप पीछे जाए और आंसर का जवाब पता कर ले, ठीक है। लेकिन पता हो याद रहे तो ज्यादा अच्छा है। नोट करना चाहेंगे, नोट करना चाहेंगे कर लो। तो ये सब बातें अचानक से यहां क्यों आ गई, ये आर की बात मैं यहां क्यों करने लगा, क्योंकि यार ऐसी सिचुएशन आने वाली है जहां एक जगह पर रखे मास पे एक से ज्यादा मासेस फोर्स लगा रहे होंगे, तो हमें उस पर नेट की बात करना पड़ेगी, और नेट की बात करना है तो ये टेक्निक काम आएगी। अच्छा, दो से ज्यादा हो गए तो यार ये तो दो के लिए काम करेगा ना, दो से ज्यादा हो गए तो ये डिस्कशन हम लोगों ने कंपोनेंट करके करना सीखा था, एक पॉइंट पे सबके कंपोनेंट का नेट निकालना, वो पूरी वेक्टर अप्रोच है जो कभी हमने सीख रखी है, मैं करूंगा जब आएगा। ज्यादातर क्वेश्चंस दो वाले से हैंडल हो जाते हैं, है ना, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा और फिर वो नीट के स्कोप से बाहर हो जाएगा। तो इन फॉर्मूलों से ही 99% क्वेश्चंस हो जाते हैं, ठीक है। नोट करते चले।
ये कुछ जाने पहचाने से क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं यार, ऐसा लग रहा होगा कि पहले भी ये सब हो चुका है इसलिए लग रहा है। ये M1 M2 कहीं भागने वाले नहीं, अपनी जगह रुके, और स्मॉल m को भी किसी ने पकड़ रखा है। तो 2 मास हनुमान जी ने पकड़ रखे हैं और एक अंगद जी ने पकड़ रखा है। हनुमान जी से के इक्विवेलेंट अगर ताकत में किसी को रखना है तो किसको रख सकते हैं? उनका पैर रावण भी नहीं उठा पाया था, तो ये उन्होंने पकड़ रखा है। तो कोई कहीं भागने वाला नहीं है, ये सब फिक्स है अपनी जगह पे। मेरा क्वेश्चन क्या है कि इसने बाकी बचे हुए मासेस की वजह से कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया, इसने इन दोनों की वजह से कितना फोर्स महसूस किया, ये मुद्दा है। यानी एक स्मॉल m मैंने जहां जहां लिखा है उसने क्या फोर्स महसूस किया ये हमें बताना है। नो डाउट उस फोर्स के महसूस करने के बाद भी अगर वो रुका है तो इसका मतलब किसी ने उसको रोक रखा है। अच्छा मैं क्वेश्चन पूछूं, बताओ इस स्मॉल m पे नेट फोर्स कितना है, तो क्या लिखोगे? तो जवाब होगा 0। क्यों? क्योंकि मैं कह तो रहा हूं रुका है, और रुका है तो नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा। कल को कोई गुमराह करने के लिए ये भी कह सकता है, बताओ नेट फोर्स ऑन स्मॉल, ऑल 3 मासेस आर एट रेस्ट, आर हेल्ड एट रेस्ट, तो बताओ इस स्मॉल m पे नेट फोर्स कितना है, तो जवाब क्या होगा? 0। इसीलिए मैंने बहुत क्लियर कट लिखा है नेट ग्रेविटेशनल फोर्स। ये नेट फोर्स नहीं है, ये क्या है? नेट ग्रेविटेशन। दोनों में अंतर है। नेट ग्रेविटेशन फोर्स मतलब कि इसने कितना अट्रैक्ट किया और इसने कितना उसका नेट पूछा है। और अगर हम ओवरऑल नेट बोले तो यार कोई रुकी हुई चीज पर नेट तो 0 ही होता है। इसका मतलब जितना ग्रेविटेशन यहां लग रहा है उसको अंगद जी ने रोका ना होता तो फिर ग्रेविटेशन ही नेट होता। क्या जनता समझ पा रही है? ये थोड़ा थोड़ा से बातों में कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए इस तरह की बातें हो जाती हैं, तो बहुत क्लियर रहना है अपनी बातों के लिए। तो यार स्मॉल m पे कितना फोर्स लगेगा अपने शुभ हाथों से लिखते जाएं ताकि तुम्हें स्टेप रिपीटेड से लगे। नए सिरे से सोचना शुरू करो, जरूरी क्या है कि पलटना पड़ेगा। मुझे बताओ ये M1 स्मॉल m को कहां फोर्स देगा? राइट की लेफ्ट? राइट देगा। मास मास क्या ट्रिपल करने लगे हैं? हाँ, ये अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ और M2 सब अपनी तरफ खींचेंगे। दोनों आपस में कितने डिग्री पे है दोनों फोर्स? तो F नेट ग्रेविटेशन कितना हो गया? ये नेट नहीं है, ये नेट ग्रेविटेशन है। कितना हो गया? F1 प्लस F2, दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। हाँ, अब F1 F2 लिखना है तो क्या लिख सकते हैं? F1 होगा G M1 M बाई R1 स्क्वायर प्लस G M2 M डिवाइड बाई R2 स्क्वायर। हो गया यार? तो क्या यहां नहीं लिख पाएंगे? वेरी गुड, यहां नहीं लिख पाएंगे, सब में लिख के दिखाना यार। सारे हो गए? ये कैपिटल है, ये कैपिटल है और वो स्मॉल है। हनुमान जी ने कैपिटल M रोक रखा है, स्मॉल m हो गए। सीधे आखिरी दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। ठीक, मगर ये कैपिटल M स्मॉल m को फोर्स कहां देगा? लेफ्ट देगा। अट्रैक्ट करेगा तो लेफ्ट देगा, ये वाला डाउन देगा। इस F और F के बीच में कितना एंगल है? अच्छा ये मैंने बोला नहीं है, ये 90 है, ये 90 है, दिख भी रहा है 90। तो बता F और F जब सेम हो तो नेट कितना आता है? तो वो कितना हो जाता है? √2f। जब सेम होते हैं तो वो क्या हो जाता है? √2f। तो इसका आंसर आने वाला है
√2f, और f की जगह क्या लिख सकते हैं, Gmm/r²। कितने लोगों ने लिख लिया यार मुझसे पहले? सबके पास मौका है, मुझसे पहले लिखते जाओ और मिलाते जाओ। अभी मैं किसी को ये नहीं बताना चाह रहा हूं कि क्या होगा क्यों होगा, ये सब मैं उम्मीद कर रहा हूं। अब पहली बार मैंने बताया था और अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सब लोग खुद करके दें। बदर ये कैपिटल M अट्रैक्ट करेगा किसी फोर्स से, यहां से दूरी और मास जो कुछ भी है, क्या यही मास यहां भी है, वही दूरी यहां भी है, तो ये भी F सेम ही होगा। बदर ये एंगल इनके बीच का कितना होगा, क्यों? अगर ये R है तो इसका मतलब इक्विलेटरल है नहीं, तो F और F के बीच में 60 डिग्री का एंगल, और 60 डिग्री का मामला हो तो F नेट का फॉर्मूला हमने ये पढ़ा है, सेम के केस में वो कितना हो जाता है, तो F नेट कितना आएगा, √3f, और F की जगह क्या, Gmm/r²। यार ये सब देखा जाए तो वही वेक्टर सम ही मैं बता रहा हूं, बस टॉपिक बदला है, थोड़ा सा F लिखने का तरीका बदला है सब वही बातें। ये वाला कितने लोगों ने कर लिया है, दिखाए जरा। ये सारी दूरियां बराबर हैं, स्क्वायर के एंड पे रखा हुआ है। बेटा तुम्हारा कॉपी कहाँ है? तो कुछ पन्ने ने बोरो कर लो किसी से। नहीं ऐसे क्या हुआ यार, ये क्या बात हुई, ऐसे होगा? तुम लोग को साथ में अलाउ किया गया है क्या एग्जाम में, एडमिट कार्ड में लिखा है क्या? अरे यार अपना पेन चलाओगे तो दिमाग सिंक्रोनाइज होगा ना, दूसरे के पेन चलाने से तुम सिंक्रोनाइज हो जाओगे क्या? ठीक, हाँ एक स्मॉल एम है, बाकी कैपिटल एम है, सॉरी बाकी कैपिटल एम है, ये सब कैपिटल एम है। थोड़ा जल्दी जल्दी दिमाग लगाने की आदत डालो यार, एग्जाम में कितनी जल्दी जल्दी लगाना पड़ता है यार, वो सब यहीं से डेवलप करो। 1 घंटे में इतने सारे क्वेश्चंस। ठीक, क्या ये कैपिटल एम मास इसको अपनी तरफ किसी एफ से खींचेगा, तो ये वाला कैपिटल एम उसी एफ से अपनी तरफ खींचेगा, दोनों की दूरी बराबर है, मास बराबर है। लेकिन क्या ये वाला कैपिटल एम इसको उसी फोर्स से खींचेगा, नहीं, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग कुछ अलग फोर्स से खींचेगा, नहीं बीचों बीच खींचेगा। अब यार इस एफ और इस एफ का नेट असर हम अलग से हैंडल कर लें, क्योंकि हमने 2 का फॉर्मूला पढ़ रखा है। पता है एफ और एफ 90 डिग्री पे हो तो नेट √2f आता है, और नेट बीचों बीच आता है। अच्छी बात यह है, तो क्या इन दोनों की छुट्टी करके मैंने क्या दिखा दिया, √2f, और तीसरा वाला जो फोर्स है वो उसी लाइन में है, ये अच्छी बात है यार। √2f और f प्राइम क्या है, सेम लाइन में है, तो ये 0 डिग्री का मामला है, तो नेट कितना हो गया, √2f और f प्राइम। क्या ये नेट ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया कि नहीं? बात क्लियर है? कैपिटल F की जगह हम लिख सकते हैं G कैपिटल M स्मॉल m/r²। F प्राइम की जगह क्या लिख सकते हैं यार, G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई दूरी, तो ये दूरी कितनी होगी? क्या ये सब कुछ याद नहीं आ रहा है? ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसा सब कुछ पहले भी हो चुका है? कभी कभी लाइफ में ऐसा लगता है कि ऐसा भी पहले कुछ हमने ये लाइफ पहले भी जी है, यही इंसिडेंट यही घटना होता है कि नहीं? वो अलग चीज है भाई, वो अलग चीज है। मैं यहां जो बता रहा हूं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हो चुका है, तो इसलिए ये ना सोचे कि ये मेरे साथ हादसा हो रहा है। वो तेजा क्या कहते हैं उसको, देजा, देजा हूब, हूब, वो ये तो वही हो गया कि डराने वाला है क्या, देजा भू। हाँ भाई, किसी स्टेप में कोई दिक्कत है तो बताएं, सब पहचाना पहचाना। क्या तुम्हें देजा भू लग रहा है जो तुम लोगों के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक में हो चुका है? ये सारे क्वेश्चन यहां भी एग्जिस्ट कर सकते हैं।
मैंने मिटा क्यों दिया यार, कोई बात नहीं। ये वही क्वेश्चंस हैं यार, एक बार फिर से हैं, लेकिन सोल्यूशन नहीं है, कोई बात नहीं। हम लोग एक टर्म डिफाइन करने वाले हैं यार। यहां इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद सबके मन में एक रिक्वायरमेंट सामने आ रही है कि किसी खास जगह पे हमने एफ निकाला है, तो ये फॉर्मूला इतनी मेहनत से निकाला है तो क्यों ये बर्बाद हो, ये हम बचा के रखना चाहते हैं। और केवल इसी के लिए नहीं, जितने सिस्टम अभी पढ़े और जितने और कभी निकालेंगे, उन रिजल्ट को हम बचा के रखना चाहते हैं। अब बचा के रखें तो थोड़ा और जनरल वे में रखें, मतलब यहां रखे स्मॉल एम मास पे लगने वाला ये फोर्स है, तो स्मॉल एम ही क्यों, अगर मैं यहां रखे हुए यूनिट मास पे लगने वाला फोर्स निकाल लूं, तो क्या ये स्टेप तब इन्वॉल्व होंगे कि नहीं, तब भी इन्वॉल्व होंगे, है ना। और बाद में कोई कहे यहां पे 10 किलोग्राम पे लगने वाला फोर्स बताओ, तो अगर यूनिट किलोग्राम का निकाल के रखे हो तो उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 20 किलोग्राम पे लगने वाला बताओ, तो क्या एक ऐसी रिक्वायरमेंट सबके मन में आना चाहिए कि किसी जगह पे रखे हुए यूनिट मास को कितना ग्रेविटेशन फोर्स महसूस हो रहा है ड्यू टू सिस्टम ऑफ मास। अगर ये सिस्टम मास इधर रखे हुए यूनिट मास पे कुछ फोर्स लगा रहा है तो वो ये होगा, नहीं होगा, नहीं। और अगर हमें वहां 10 किलोग्राम रख दिया तो बाद में 10 से 20 से कर दो, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो, कम से कम इतनी मैथमेटिक्स तो की हुई बर्बाद नहीं होगी। क्या जनता समझ पा रही। तो ऐसे एक टर्म का नाम हमने रखा है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। इसको हम लोग अलग अलग बुक में अलग अलग सिंबल दिया जाता है, इसको मैं ई सिंबल देने वाला हूं क्योंकि ऐसा ही नाम, यही सिंबल पहले भी आ चुका है। उसका नाम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था, इसका नाम क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता था, किसी सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से किसी जगह पे रखे हुए यूनिट चार्ज पे लगने वाला फोर्स। और अब मैं क्या कह रहा हूं, किसी सिस्टम ऑफ मास की वजह से वहां रखे हुए यूनिट मास पे लगने वाला फोर्स। बता रहे इस ई की यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर किलोग्राम। वहां क्या होती थी, न्यूटन पर कूलम, यहां क्या होगी, न्यूटन पर किलोग्राम। डेफिनेशन क्या हो गई, इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सीधे सीधे ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, इसको ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, बस फॉर एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट मास ड्यू टू सिस्टम ऑफ मास। यानी यार ये फोर्स ही है, किसने एक्सपीरियंस किया है, यूनिट मास ने। किसकी वजह से है, सिस्टम ऑफ मास की वजह से। एक सिस्टम ऑफ मास की वजह से किसी खास जगह पर रखे हुए यूनिट मास को कितना फोर्स महसूस होता है, वही क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर किलोग्राम। तो यार अगर मुझे किसी सिस्टम की वजह से इधर पर ई पता है, ई पता है, तो मतलब यहां पे तुमने क्या सोचा है, 1 किलोग्राम रखा है। तो अगर मैं इधर पे कुछ m किलोग्राम रख दूं तो बता यार उस पे लगने वाला फोर्स ऑन m किलोग्राम कितना हो जाएगा, F बराबर me। सीधी सी बात है यार, जब जब फिजिक्स में पर वाली डेफिनेशन आती है तब तब फिजिक्स में मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला आता है कि अगर इधर रखे हुए पर केजी पे लगने वाला फोर्स E है तो m केजी पे लगने वाला क्या होगा, me होगा। क्या जनता समझ पा रही है, कोई दिक्कत है यार। इसी पर्पस के लिए हमने E डिफाइन किया है। तो क्या बताओ, अगर कोई तुमसे कहे इतने सिस्टम ऑफ मास की वजह से इधर E बताओ, तो E कितना हो गया, ये हो गया। पिछले क्वेश्चन जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले कराए हैं उन सब जगह पे स्मॉल m की जगह क्या रख दो, 1, तो वही क्या हो गया, E और F में ज्यादा फर्क है नहीं, E F ही है फॉर 1 kg। क्या जनता समझ गई। यानी E का डिस्कशन भी वैसे ही किया जाता है जैसे फोर्स का डिस्कशन किया जाता है। क्या जनता समझ गई है। मुझे बता रहे एक पॉइंट मास है यार, जब मैं पॉइंट मास कह रहा हूं तो तुम कहोगे कि सर अर्थ कौन सा पॉइंट मास, इतना बड़े ऑब्जेक्ट को आप पॉइंट मास कह रहे हैं।
सन कौन सा पॉइंट मास है। तो देखो यार, स्पेस में जो दूरियां है ना, वो इतने बड़े लेवल की दूरियां हैं कि उसके सामने सन और अर्थ जैसे ऑब्जेक्ट को भी हम पॉइंट मास ले लेते हैं। मून और अर्थ इतनी दूरी पे हैं कि हमें मून इतना सा नजर आता है, तो वो क्या है, पॉइंट मास है। दूरी के मुकाबले वो बहुत, उसका अपना साइज बहुत छोटा है, इसलिए हम उसको पॉइंट मास ले लेते हैं। बताओ एक पॉइंट मास से आर दूरी पे ई कितना होगा। तो पहली बात तो टूवर्ड्स होगा, और कितना होगा। तो यार हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या पढ़ा है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। m2 हमने क्या लिख दिया है 1, और जब 1 लिखा है तो इसकी हम यूनिट क्या बनाते हैं, न्यूटन पर केजी। ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट मास, एक पॉइंट मास की ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। और ये कहां की तरफ होता है, टुवर्ड्स द पॉइंट मास, टुवर्ड्स द पॉइंट मास। और ये पॉइंट मास जनरली हम लोग किसी भी प्लैनेट, किसी भी स्टार को ले सकते हैं। क्या जनता समझ गई है? क्या इसको देख के भी कुछ याद नहीं आ रहा है? एक क्यू चार्ज से आर दूरी पे ई का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हम लोगों ने, वहां अवे होता था के क्यू बाई आर स्क्वायर। यार पूरी स्टोरी ही रिपीट होने वाली है, इसीलिए मैं बार बार वही बातें कर रहा हूं, वही एग्जाम्पल दे रहा हूं कि कुछ भी नया ना लगे। और एग्जाम्पल हो सकता है मैं कम दे रहा हूं, लेकिन जितने क्वेश्चन मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक में किए हैं वो सब यहां भी बनाए जा सकते हैं। इससे ये भी मैसेज जा रहा है। और हाँ, अब जो लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक छोड़ चुके हैं, बीच बीच में क्लास गोल किए हैं, क्या हो सकता है भाई, यहां सीख लो, मौका है उनके पास। वो 11वीं वाले क्या कह रहे हैं, तो वहां होएगा नहीं। विदुषी और शुभ से बात नहीं हुई, शुभ से मैंने करी थी वैसे, वो अभी जब मैंने फोन किया होगा तभी उठा होगा। ये समय आ गया, बुला बुला के पढ़ाना पड़ता है। वहां हैंड राइटिंग अगर किसी को नहीं समझ आ रही है तो ये मैंने डिजिटल बनाया है। यूनिट मास पे लगने वाला ई होता है, तो एम मास पे लगने वाला क्या होगा, एम ही होगा। क्या इतनी बात जनता को समझ में आ गई? ई एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी? यार फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो ई भी वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन हमेशा कहां होती है, टुवर्ड्स द मास। अब यार हम लोगों ने कुछ सिस्टम के क्वेश्चंस किए थे, 2 मास का, 3 मास का, ऐसा सिस्टम बनाया था। इन जनरल बहुत सारे मास हैं, अगर कहीं बहुत सारे मासेस हैं और कोई पूछे इनकी वजह से इस जगह पे ई बताओ, तुम्हारी क्या अप्रोच होगी? अरे सबकी वजह से E1 E2 E3 सोचेंगे, फिर उनका वेक्टर बनाएंगे और फिर उसका क्या कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे। नहीं, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, बस लास्ट में हमें ये लिख देना है कि इन सब का क्या करना है, वेक्टर सम करना है। ऑब्वियसली यार वेक्टर सम कैसे करते हैं ये हम वेक्टर में पढ़ चुके हैं। यानी ई नेट वेक्टर क्या होगा, वो होगा E1 वेक्टर E2 वेक्टर प्लस डॉट डॉट सो ऑन। यार ये करने के लिए है ही नहीं, बस ये बस दिखाने के दांत हैं। ये अपने आप में कोई फॉर्मूला थोड़ी है, ये पूरी अप्रोच है। और देखा जाए तो हमने अभी थोड़ा देर पहले जो नेट निकाले हैं वो वेक्टर सम से ही तो निकाले हैं, नहीं निकाले? हाँ, वेक्टर लुक में आंसर जरूर नहीं लिखा, तो क्या पता यार, हम लोगों ने स्केलर आंसर जरूर लिखे हैं लेकिन वो सम वेक्टर ही किया है। वेक्टर चीजें वेक्टर सम से निकलती हैं। किसी पॉइंट पे अगर हमें नेट ई पता चल जाए तो मकसद क्या है कि हम वहां पे किसी भी पॉइंट का फोर्स निकाल सकते हैं, वहां रखे किसी भी मास का फोर्स निकाल, इस पर्पस के लिए हम ई नेट निकालना सीख रहे हैं।
तो डिस्क्रीट मास सिस्टम है और हमें किसी जगह पर ई नेट निकालना है, तो ये अप्रोच है। पता अच्छा, कंटिन्यूअस मास सिस्टम है तो मुझे लगता है बगल में कंटिन्यूअस आने वाला था क्या। अगर कंटिन्यूअस मास सिस्टम है तो हम कहेंगे एक डीएम का पहले सोचो कि कितना असर होगा, डी नहीं, फिर डी के दो कंपोनेंट कर लो, डी एक्स डी वाई, क्योंकि यार तीसरे कंपोनेंट की बात तो शायद ही किसी के लिए हो। फिर तुम क्या करोगे यार, डी एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो उसका ई एक्स नेट आ जाएगा, और डी वाई का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, ई वाई, और फिर अगर ई एक्स ई वाई आ गया है तो ई नेट क्या हो जाएगा, अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। यहां भी क्या बताओ, जब वेक्टर सम करते हैं तो सब कुछ आई के साथ आता है और कुछ, इसको मैं सिग्मा ई एक्स कह दूं और इसको सिग्मा ई वाई। जब ई एक्स ई वाई आ जाता है तो आखिरी में तो यही करना पड़ता है नेट निकालने के लिए। क्या जनता समझ पा रही है? तो ये जो मैंने पूरा बोर्ड लिख के दिया है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये पूरी मेथड है, एक पूरा अप्रोच है जिसके जरिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ला सकते हैं और ला चुके हैं। अब हमें इसमें कुछ और बातें करना ही नहीं है। क्या जनता समझ गई यार? इलेक्ट्रिक फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर सम से आती है। कंटिन्यूअस है तो ऐसा, डिस्क्रीट है तो ऐसा। तो डिस्क्रीट मास को लेके हमने अभी बहुत बातें कर ली, क्या दोबारा करने की जरूरत है ना? कंटिन्यूअस मास सिस्टम की बातें अभी करना बाकी है, ठीक है? क्या बातें करना है? कंटिन्यूअस मास सिस्टम की वजह से ई निकालना है, ठीक है? कंटिन्यूअस मास सिस्टम की वजह से क्या निकालना है? ई। तो क्या हम कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम की वजह से ई निकालना सीख चुके हैं ना? पहले सीख चुके कि नहीं? तो यहां भी वही अप्रोच, वही मेथड, वही आंसर आएंगे कि नहीं? तो मुझे फिर से मेहनत करने की जरूरत नहीं। मैं एक्चुअली क्या करने वाला हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आए हुए रिजल्ट से ग्रेविटेशन के रिजल्ट बनाऊंगा। कैसे? क्या जहां पर जी लिखा है वहां क्या लिख दूंगा? के। जहां के लिखा है वहां जी लिख दूंगा। जहां क्यू लिखा है वहां क्या लिख दूंगा? एम। जहां आर लिखा है वहां तो आर लिखना ही है। जहां लेमडा लिखा होगा, लेमडा पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता था लीनियर चार्ज, तो यहां भी लेमडा ही आएगा। इसकी यूनिट होती थी कूलाम पर मीटर, इसकी होगी किलोग्राम पर मीटर। जहां सिग्मा आएगा वहां भी मैं सिग्मा लिखूंगा, लेकिन अब नए सिग्मा का मतलब है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, और वहां होता था कूलाम, तो जहां रो लिखा होगा वहां रो आएगा। तो यार जब सब कुछ बातें एनालॉगस हैं तो हम अपने नए तरीके से सब कुछ क्यों करें? जो फॉर्मूले ला चुके हैं उन्हीं से ये फॉर्मूले बना लेते हैं। क्या जनता समझ पा रही है? नोट करना चाहेंगे? कुछ ऐसा नोट करने जैसा ही नहीं यार, बस इतना मैं करने वाला हूं। के जहां आता था, एक और चीज मैं बता दूं, के होता क्या था? 1/4 एप्सिलॉन नहीं, तो कहीं कहीं ऐसा भी होगा कि तुम्हें एप्सिलॉन की जगह लिखना पड़ेगा। तो एप्सिलॉन की जगह क्या लिखोगे? या देखो, एप्सिलॉन उधर पहुंचाओ, जी नीचे ले आओ, वो आएगा 1/4 जी। नहीं, अगर कहीं 1/एप्सिलॉन लिखा है तो उसको क्या लिखोगे? 4 जी। यार ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ऐसा अक्सर तुम्हें देखने को मिलेगा। 1/एप्सिलॉन भी एक आध फॉर्मूले में हमने देखा है, और देखा है इसलिए हमें याद रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात है। क्या मैंने ये जी का फॉर्मूला दिया है क्या? यार ये बताओ, मैंने क्यू को मास के इक्वल किया है क्या? क्या मैंने यहां लेमडा कूलाम पर मीटर को लेमडा किलोग्राम पर इक्वल किया है क्या? यहां से मैं एनालॉगी बता रहा हूं। एनालॉगी मतलब कि जहां के आता था वहां अब जी आएगा, जहां 1/एप्सिलॉन आता था वहां आप 4 जी लिख सकते हैं। ये दोनों बराबर नहीं है। ये यार कैसी बातें कर रहे हो यार तुम? कोई बात नहीं, ख्याल कैसे भी हो सकते हैं, इससे ये पता चलता है। इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसलिए जो मन में आए बोल देना चाहिए, अच्छी बात है। तो मैं सोचता हूं और लोगों के दिमाग में कैसे कैसे ख्याल आते होंगे जो दबा ले जाते हैं लोग। अगर तुम ऐसी बातें कर रहे हो 163 नंबर लाने के बाद,
तो इसका मतलब कि ख्याल आते होंगे, लोग दबा ले जाते, क्यों नहीं पूछते यार, तुम लोग पूछा करो, सब लोग पूछा करो, जो भी ख्याल आया उसका जवाब पूछो। फिजिक्स में तो हर चीज का जवाब है, जवाब खत्म कहां होते हैं, लॉ पे, प्रिंसिपल पे, डेफिनेशन पे, हर चीज का जवाब है। कोई जवाब भले क्लास में जंप कर दिया जाए मगर वो जवाब तो है ही है तब भी। क्या ये बात क्लियर है? तो हम लोग एक एक करके पुरानी बातें नए फ्लेवर के साथ पेश करने वाले हैं। कितने बार आएगा यार, समझ तो गए। मुझे लगता है अभी फिर आएगा। इतने तरह के सिस्टम की हमें बात करना है, रॉड, रिंग, कुछ याद नहीं आ रहा है इसको देख के? अरे याद आ रहा होगा भाई, ये वही सारे शेप हैं जो हमने कहां पढ़े हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो हम एक एक करके यार सबकी बात कर लेते हैं। ये अप्रोच बार बार क्यों आ रही है यार? ठीक है, क्या एक रॉड के एंड पे ई का फॉर्मूला, जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था तो यहां ई का फॉर्मूला मैंने लाया था। चलो इलेक्ट्रो वाला फॉर्मूला तुम बताओ, मैं तुम्हें ग्रेविटेशन देता हूं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें, तो तुम मुझे इलेक्ट्रो दो और मैं तुम्हें ग्रेविटेशन। इलेक्ट्रो का फॉर्मूला मुझे याद आ रहा है, मैंने एक ट्रिक बताई थी याद रखने की। अगर इसमें टोटल क्यू चार्ज होता था तो फॉर्मूला होता था के क्यू अपॉन पास वाली दूरी, दूर वाली दूरी, नहीं होता था? तो अब बता, ग्रेविटेशन में ये फॉर्मूला ई का बन जाएगा जी एम अपॉन पास वाली दूरी, दूर वाली दूरी। हाँ, अब ऐसा हो सकता है कि m की जगह लेमडा दिया हो, तो लेमडा m से कैसे रिलेटेड होता है? तो जहां m लिखा है वहां तुम क्या लिख सकते हो? एल लेमडा लिख सकते हो। फॉर्मूला याद आ गया भाई? क्या तुम्हारी शीट पे बना हुआ है, सबकी शीट पे? पूरा वर्क बुक रखा होगा यार, तुम शीट की बातें कर रहे हो यार। और अभी तो मैंने इस साल कुछ क्वेश्चन हटा दिए हैं, उसमें ज्यादा क्वेश्चंस हैं। देखो कोई आया है सुबह का, भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं। अच्छा, बहुत छोटा सा बना हुआ है इसमें, लेकिन सुबह का भूला शाम को आएगा तो क्लास तो निकल ही जाएगी। हाँ भाई, नोट कर लिया है? नहीं कर लिया? नोट करते जाओ, इतना सा है तो क्या नोट करने में दिक्कत? कौन सा डेरिवेशन में बता रहा हूं? नीचे चले जाओ। सुनो, चलो ठीक है, जान ग्रेविटेशन स्टार्ट हुआ है, अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं आज, लेकिन अब ये कि अभी तो स्टार्ट काफी हो गया है, ये तो चलती हुई ट्रेन हो गई, अब इसमें बैठने से हाथ से हो सकता है। नोट कर लिया भाई लोग? ये फॉर्मूला हम लोगों ने इंटीग्रेशन से डेराइव करके निकाला था उस दिन। अभी हम लोग सीधे सीधे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, दो बार क्या इंटीग्रेशन, और वहां भी मैंने कहा था इंटीग्रेशन से कौन करेगा, रिजल्ट ही याद रखना है। ठीक है, अगला फॉर्मूला आने वाला है रॉड का। वैसे तो नेचर में ऐसा कोई रॉड एग्जिस्ट करता ही नहीं है। क्या नेचर में ऐसा कोई हेवनली मास है यार जो रॉड जैसा, कोई प्लेनेट है जो रॉड जैसा हो? तो इमेजिन करने के लिए तुम कह सकते हो कि हनुमान जी ने चंदा मामा को समुद्र में डुबाया, डुबाने पे जब वो गीला हो गया तो उसका ऐसे रॉड बना लिया, क्योंकि और क्या, छोटे छोटे मास थोड़ी ग्रेविटेशन फोर्स देंगे। तो उस केस में हम इस तरह की बातें कर सकते हैं।
ठीक है, तो इस रॉड को इस बार ऐसे रखा गया है, ये हेवनली मास है। लेकिन अब क्या है कि राइटर के दिमाग में खुजली क्यों होती है ये सब करने की, क्योंकि भले नेचर में एग्जिस्ट करता हो ना करता हो, इलेक्ट्रो में तो एग्जिस्ट करता है ना, इसलिए वो यहां भी वो बातें कर लेता है। तो हम तैयार रहें हर तरह के हादसों के लिए। मैंने यार यहां दो बातें करी थी, क्या हर छोटा मास यहां पर अट्रैक्शन देगा कि नहीं? नहीं, हर छोटा मास यहां अट्रैक्शन देगा, और इन सारे अट्रैक्शन का एक नेट आएगा, नहीं, और उस नेट में दो कंपोनेंट होंगे, एक टुवर्ड्स और एक फिलहाल ऊपर। क्यों ऊपर? मुझे बताओ, ऊपर वाली लंबाई मैंने नीचे वाले से थोड़ा ज्यादा दिखाई है, तो ऊपर वेक्टर्स ज्यादा होंगे, नीचे वेक्टर्स, तो इन सब का नेट निकालोगे तो एक तो टुवर्ड्स कंपोनेंट आएगा और एक ऊपर आएगा। इलेक्ट्रो में अवे होता था, याद है ना यार, ग्रेविटेशन में टुवर्ड्स है और ऊपर वाली लंबाई ज्यादा है तो ऊपर ही आएगा, इलेक्ट्रो में उल्टा होता था, किसी को अगर याद हो। यहां क्योंकि अट्रैक्शन है और वहां क्या होता था, रिपल्शन। तो यार दो कंपोनेंट में एक का नाम रखा था मैंने ई परपेंडिकुलर, जो रॉड की लंबाई के परपेंडिकुलर है, दूरी के अलॉन्ग है, और एक का नाम रखा था ई पैरेलल, याद है यार। तो इलेक्ट्रो में क्या होता था, तो ग्रेविटेशन में क्या होगा, तुम मुझे इलेक्ट्रो दो, मैं तुम्हें ग्रेविटेशन दूंगा। बता यार, इलेक्ट्रो में ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला था के लैम्डा बाई डी साइन अल्फा प्लस। तो यार यहां ग्रेविटेशन में ई परपेंडिकुलर क्या हो गया, साइन अल्फा प्लस, ये अल्फा बीटा पता है ना यार क्या होता था, ये अल्फा है और ये बीटा है। ई पैरेलल का फॉर्मूला के लैम्डा बाई डी। तुम यार सीधे ग्रेविटेशन नोट करो भाई, क्यों तुम इलेक्ट्रो नोट करोगे? इलेक्ट्रो तो तुम मुझे दे रहे हो, मैं तुम्हें क्या दे रहा हूं, ग्रेविटेशन, तो वही नोट करो। कितना, जी लैम्डा बाई डी कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। देखो यार, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं तो यहां पे हम ये बात कर सकते। इसमें यार एक इनफाइनाइट रॉड का डिस्कशन हुआ था, अगर किसी को उसका रिजल्ट याद हो, उसमें हम अल्फा बीटा क्या रख देते थे, 90 रख देते थे, अल्फा भी 90 बीटा भी 90। तो यार अल्फा 90 और बीटा 90 जब रख देंगे तो क्या ई पैरेलल 0 हो जाता था? नहीं, केवल और केवल क्या आता था, और कितना आ जाएगा, साइन 90 करोगे तो वो 2 बन जाएगा, 2g लैम्डा बाई डी। ये इनफाइनाइट रॉड को और याद कर लें क्योंकि ये फेमस है, वो जनरल था, ये फेमस है। यानी यार ये हनुमान जी वेलन बहुत लंबा बना दें, ऐसे 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 करके बहुत लंबा, तो उसके बहुत करीब ई का फॉर्मूला ये काम करेगा, ठीक है। केवल ग्रेविटेशन नोट करो यार, तुम्हें इलेक्ट्रो पहले से पता है, ग्रेविटेशन के फॉर्मूले नोट करते जाएं और इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। नोट कर लिया भाई लोग? देखो यार, अगर केवल ग्रेविटेशन टॉपिक की बात करें तो ये सब रेयर चीजें हैं जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि ग्रेविटेशन में ऐसे ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं तो उनकी चर्चा होना बहुत नॉर्मल नहीं है। बट राइटर को क्योंकि इलेक्ट्रो की बातें पता है तो शायद पूछ सकता है, इसलिए पढ़ने में कोई बुराई भी नहीं, क्योंकि वहां पढ़ ही चुके हैं, तो बस के को जी लिख देने में कौन सा हमारा कोई नुकसान है, इसलिए हम लोग इनकी बातें कर रहे हैं। मुझे बताओ, रिंग के सेंटर पे ये मास अपनी तरफ, ये मास अपनी तरफ, ये मास अपनी तरफ, हर मास अपनी तरफ खींचता था, तो नेट कितना आता था, हाँ 0। यहां बता यार,
सारे मास अपनी अपनी तरफ खींचेंगे तो नेट अंदर की तरफ आएगा along the symmetric line, along the symmetric line। क्या आता था? ये आंसर बड़ा याद रखने लायक था। जैसा अभी तुमने लॉन्ग वायर का देखा है, क्या था 2g लैम्डा बाई, तो इसका भी आंसर आता है 2g लैम्डा बाई आर। यहां लैम्डा क्या है सबको पता है, लैम्डा किलोग्राम पर मीटर। वहां होता था लैम्डा कूलाम पर मीटर, यह है लैम्डा किलोग्राम पर मीटर। अल्फा का एंगल है, अल्फा का एंगल है नहीं है, ये क्या आ गया? सेक्टर रिंग बोलते थे इसको। मदर सेक्टर रिंग के लिए आंसर क्या होता था? जनता मुझे इलेक्ट्रो बताए, मैं उनको ग्रेविटेशन देता हूं। 2g लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2, ये ई का आंसर। और कहां आएगा? बीचों बीच वाली लाइन के लॉ में। तो ये क्या टॉपिक कवर हो रहा है? रिवीजन हो रहा है भाई, रिवीजन ही तो चल रहा है। इलेक्ट्रो में तैसा था वैसा ही ग्रेविटेशन में लिख रहे हैं। अब जिसने पहले छोड़ रखा है तो उसका रिवीजन नहीं होगा, वो विजन होगा, फर्स्ट विजन, फर्स्ट विजन। नोट कर लिया भाई लोग? तो कितने लोग रिवीजन वाले हैं, कितने लोग फर्स्ट विजन वाले हैं? सबने पहले पढ़ा है, ठीक। एक रिंग जिसके साइड पे मास है, यानी अब हनुमान जी ने क्या किया होगा, उसी रॉड को यूं सर्किल बनाया होगा और यहां रख दिया। सोचो ऐसा कोई सर्किल बना दे तो उसकी एक्सिस पे ये सारा मास अपनी अपनी तरफ खींचेगा, ऐसे छाते के शेप में सबका असर आएगा। और नेट कहां आएगा? नेट कहां आएगा? अलोंग द एक्सिस। ई कहां होता है? अलोंग द एक्सिस। एक्सिस का मतलब होता है ये बीच वाली लाइन जो सेंटर से पास करती है, उसी को एक्सिस बोलते हैं। और कहां होगा? टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का असर, ग्रेविटेशनल फील्ड का असर सेंटर की तरफ होगा। कितना होगा? तो फॉर्मूला पहले वाला तुम बताओ, नया वाला मैं बताता हूं। के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बात क्लियर है? ये ध्यान रखना है, यहां पे x और r की जगह एक बार ऐसा भी हो चुका है कि यहां स्मॉल r दे रखा है। स्मॉल r और ये कैसे रिलेटेड हैं? तो कभी ऐसा हो सकता है कि x ना देके ऐसा हो सकता है कि यार x ना दिया जाए, x ना दिया जाए तो x को तुम क्या लिखोगे? ये। और इस पूरे को क्या लिखोगे? स्मॉल r स्क्वायर। तो ये आंसर का लुक बदला जा सकता है, इस फॉर्मूले से आंसर का लुक बदला जा सकता है ना? लुक बदलने के और भी तरीके हो सकते हैं, क्या पता यार, लुक बदलने के और भी तरीके हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यार मास दिया जाए, नहीं, ऐसा हो सकता है कि यार इसकी जगह लैम्डा दे दिया जाए, तो m को क्या लिख सकते हैं? लैम्डा इंटू पूरी लंबाई 2πr, नहीं लिख सकते हैं। तो ये सब चीजें तो कभी भी हो सकती है, उसके लिए हमें अपने ज्ञान चक्षु खुले रखना है। ज्ञान चक्षु मतलब आई होता है। नोट कर लिया भाई लोग?
ये वाला हम लोगों ने पहले भी नहीं किया था, अभी भी नहीं करेंगे, ये वाला करेंगे। ड्यू टू हॉलो स्फीयर, दुनिया में हॉलो स्फीयर भी एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर हम देखें तो सॉलिड स्फीयर एग्जिस्ट करता है। भाई कोई भी प्लैनेट ऐसा थोड़ी हो सकता कि बाहर बाहर मास हो, अंदर से खाली पड़ा हो, ऐसा नहीं हो सकता। अंदर भले वो मॉल्टन फॉर्म में मटेरियल होता है, लेकिन मटेरियल होता है, तो उसको हम कैसा मानते हैं, सॉलिड स्फीयर। लेकिन इमेजिनेशन है राइटर की, ऐसा इमेजिन कर सकता है कि फुटबॉल जैसी कोई सरफेस दुनिया में अगर एग्जिस्ट करती है तो, है ना, ऐसी कोई सरफेस एग्जिस्ट। मैंने एक बार न्यूज चैनल में देखा था, आज तक वाले दिखा रहे थे, उन्होंने ऐसा एनिमेशन बनाया था अर्थ का जिसको अंदर से हॉलो थी। वो समय था जब वो महामशीन का बहुत प्रचार चल रहा था। जिनेवा में एक मशीन है 27 किलोमीटर की रेडियस पे, उसमें प्रोटॉन को एक्सलेट करा के 2 प्रोटॉन की टक्कर कराई गई थी। को पता है, बीच में काफी मुद्दा उठा था, 2006 की बात है। अच्छा, उस समय तुम लोग बहुत छोटे थे। तो आज तक वाले चैनल में दिखा रहे थे कि काल के गाल में समा जाएगी ये दुनिया। और दुनिया में ऐसे दिखा रहे थे, अर्थ को हॉलो दिखा रहे थे, और उसका मास निकल निकल के मशीन के अंदर जा रहा था। हाँ, उनका ये मानना था कि ब्लैक होल क्रिएट हो सकता है। ये मेरा भी मानना था यार, कि जिस चीज को आज तक किसी ने तोड़ा नहीं है, पूरी अर्थ में कोई भी प्रोटॉन ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता जो फर्दर रिजॉल्व हो या टूटा हुआ हो, तो उससे क्या निकलेगा कौन जानता है, कोई नहीं जानता है, ओनली गॉड नोज कि क्या निकलेगा। तो बहुत सारे साइंटिस्ट का ये मानना था कि हो सकता है उससे ब्लैक होल निकल आए, मतलब उसकी टक्कर के बाद ब्लैक होल जनरेट हो जाए। और ब्लैक होल जनरेट होना अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। ब्लैक होल जनरेट होना मतलब कि वो अगल बगल के मास को खींचना शुरू कर देगा। भाई उसका अट्रैक्शन अगल बगल के मास को खींचना शुरू कर देगा। हालांकि वो ब्लैक होल अगर क्रिएट भी हो तो बहुत छोटा क्रिएट होगा। अब सोचो यार, वो अपने, ठीक मान लिया क्रिएट हुआ और साइड में कहीं गिर गया, तो वो अपने बगल वाले मास को अट्रैक्ट करेगा और अपने जैसा बना सकता है। चांसेस है कि वो ब्लैक होल अपने जैसा मास उसको भी बना ले, किसी भी मास को ब्लैक होल जैसा बना ले, तो वो धीरे धीरे मास को समेट सकता है अगर बन जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, प्रोटॉन टूटा तो उसमें ऑब्जर्वेशन देखा गया, वो रेज जनरेट हुई, फील्ड्स, हिग्स बोसॉन उसको नाम दिया गया, ये सब देखा गया था। ये कब की बात है, तुम लोगों ने भी सुना होगा, मुझे लगता है 7 या 8, 2014, 15, 13 नहीं, मोदी के पहले की बात है। मोदी के पहले हुआ था, नहीं तो मोदी उसका क्रेडिट ले चुका होता। तो 2 जगह पे हमें फील्ड की बात करना है, P पॉइंट आउटसाइड R ग्रेटर देन कैपिटल R के लिए, और किसी अंदर के पॉइंट पे M पॉइंट पे R लेस देन R के लिए। क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने बाहर और अंदर के लिए E के फॉर्मूले देखे हैं? क्या देखे हैं? अंदर 0, बाहर वैसा जैसे मानो सारा मास सेंटर पे रखा है, तो कितना? तो हो गया यार, इसमें क्या है, पहले भी याद था, अभी भी याद है। क्या यहां भी हम लोग ग्राफ बना सकते हैं E वर्सेस R का? क्या बार बार एक ही तरह की बातें कर रहे हैं हम लोग। सरफेस तक के अंदर का ग्राफ अलग नेचर का होगा, और बाहर का ग्राफ, यार अंदर का यहां से तय होगा, बाहर का यहां से तय होगा। ये सब बातें यार, क्या ऐसा नहीं लग रहा है ये सब पहले भी हो चुका है? डेजा वू। तो अगला डिस्कशन आने वाला है सॉलिड स्फीयर का।
सॉलिड स्फीयर का डिस्कशन हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेचर में जितने भी प्लैनेट एग्जिस्ट करते हैं, तो बिना देखे लिख लो यार। क्या ये दिन आ गए तुम लोगों के यार कि मैं ये दिखाऊं तभी तुम लिख पाओगे? इसका मतलब इलेक्ट्रो गायब हो चुका है। इलेक्ट्रो से याद आया यार, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जी तक का टेस्ट ले लिया जाए या ग्रेविटेशन इंक्लूड कर लिया जाए? ये ग्रेविटेशन तो वही है। हाँ, ग्रेविटेशन तक का, हाँ वो टेस्ट तो है ही है। उसके बाद मतलब आगे पीछे, अभी ग्रेविटेशन इंक्लूड होके होगा तो तब तक ग्रेविटेशन भी खत्म हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, थैंक यू। अब यार बड़े बड़े बंच पे ही टेस्ट होंगे, पूरा इलेक्ट्रो ग्रेविटेशन एक साथ। तुम लोगों को आदत भी डालना है बड़े बंच को हैंडल करने की। हाँ भाई, अगला डिस्कशन हम किसका करने वाले हैं? सॉलिड स्फीयर के बाहर और अंदर दो जगहों पे हमें फील्ड की बात करना है। बाहर के किसी पी पॉइंट पे जो कि कैपिटल आर से दूरी ज्यादा है उसकी, और एक कैपिटल आर से दूरी कम है एम पॉइंट, दो जगहों पे हमें फील्ड की बातें करना है। फिर बाहर इस जगह पे ग्रेविटेशनल फील्ड का आंसर, ई का आंसर होगा जीएम बाई, बिल्कुल ऐसा है जैसे मानो सारा मास कहां है? सेंटर पे है। नहीं, अंदर के किसी पॉइंट एम पे अगर मैं कहूं फील्ड कितनी होगी, तो उसके लिए हमने स्पेशल डिस्कशन अलग से किया था। मैंने कहा कि यार इस एम के बाहर हम मास को शेल के फॉर्म में इमेजिन करें। कैसे इमेजिन करें कि एक शेल ये, एक शेल ये, एक शेल ये, तो क्या इस रेडियस के, इस स्मॉल आर रेडियस के बाहर जितनी भी हमने शेल इमेजिन करी हैं वो एम पे अपना फील्ड असर देंगे या नहीं देंगे? नहीं देंगे। हमने क्या पढ़ा है? शेल कभी अपने अंदर फील्ड असर, तो ना ये शेल देगी, ना ये देगी, ना ये देगी, ऐसी कोई भी शेल एम पे असर नहीं देगी। तो फिर कौन देगा? एम के अंदर जितना ये मास है वो एम पे असर देगा। तो अगर मैं कहूं यार ई कितना होगा, तो मैं लिखूंगा जी एम प्राइम अपॉन आर स्क्वायर, जहां एम, एम प्राइम का मतलब क्या है? एम प्राइम का मतलब, एम प्राइम का मतलब है मास इनसाइड, इनसाइड आर लेस देन, आई मीन इनसाइड आर, इनसाइड आर लिख देता हूं मैं। मतलब वो एम वाली जो रेडियस है उसके अंदर जितना मास है एम प्राइम वो है। क्या लॉजिक क्लियर है? क्योंकि शेल अंदर फील्ड का असर नहीं देती है, तो बस अंदर वाला मास वहां असर देगा। वहां का मास निकालें कैसे? तो वहां का मास मैं निकालने वाला हूं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से। नहीं, मुझे बताओ एम तक की रेडियस मैंने आर मानी है, वॉल्यूम कितना? 4/3 पाई आर क्यूब। नहीं, रो कितना? हमें तो एम दिया था यार, स्फीयर का एम दिया होगा और उसका रेडियस दिया होगा, तो रो कितना लिख सकते हैं? रो लिख सकते हैं एम अपॉन पूरा मास पूरा वॉल्यूम, लिख सकते हैं कि नहीं? यार मैं यहां पे रो इंटू रो की जगह लिखने वाला हूं एम अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, पूरा मास पूरा वॉल्यूम, पाई स्मॉल आर क्यूब। ये कैंसिल, 4/3 पाई, ये आ गया कितना? ये आ गया कैपिटल एम आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, और होल डिवाइड में क्या था? आर स्क्वायर। तो पता है का आंसर कितना आ गया? जी एम आर डिवाइड बाई आर क्यूब। वैसे मैं सीधे भी बता सकता था, ये मैंने स्टेप बता दी। क्या तुम्हें पहले भी फॉर्मूला देख चुके यार? के क्यू स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब देखा था, तो अभी जी एम स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब। क्या बात समझ में आ गई यार? कभी इस तरह की बातें कोई कर दे कि यार एक डायग्राम बना दे और एक शेल बना दे और कह दे बताओ एम पे उसका कितना असर होगा, तो जवाब है 0 होगा। क्या इसका हमने ग्राफ भी बनाया था, किसी को याद है? सरफेस तक का ग्राफ, डिसीजन यहां से लिया जाएगा, तो वो y बराबर mx टाइप का डिसीजन है, और सरफेस के बाहर का डिसीजन y बराबर 1/x² टाइप का है। तो पहले लाइन बनेगा और फिर कर्व बनेगा। क्या याद आ रहा है? ई वर्सेस आर ग्राफ हम लोगों ने पहले भी ऐसा बनाया है। सब कुछ रिपीट हो रहा है यार, कुछ भी अलग नहीं है।
नोट कर लिया है? ये शेल का डेरिवेशन है यार, किसी को अगर समझना हो तो बताएं। E0 कैसे लाए? तो इतने सारे फॉर्मूले हम लोग इलेक्ट्रो जैसे ला चुके हैं, जैसे इलेक्ट्रो में होते थे वैसे ही ग्रेविटेशन में है। एक शेल का फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, हेमीस्फेरिकल शेल। किसी को याद है हेमीस्फेरिकल शेल का फॉर्मूला हम क्या लाए थे? इसका फॉर्मूला था सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन। नहीं तो यार सिग्मा तो यहां भी डिफाइंड है, 4 भी, लेकिन एप्सिलॉन यहां डिफाइंड ही नहीं है। तो 1 बाई एप्सिलॉन को हम क्या लिख सकते हैं? मैंने शुरू में बताया था 4 पाई जी। तो ये बन गया 4 से 4 कट गया, ये बन गया पाई सिग्मा जी। ई का फॉर्मूला क्या बन गया? पाई सिग्मा। तुम्हें यार इसका याद है तो इसका याद आ जाएगा, शेल की वजह से सेंटर पे ई का असर ये होता है, पाई सिग्मा जी। कोई दिक्कत है? 1 बाई एप्सिलॉन की जगह क्या लिख दिया है यार? 1 बाई एप्सिलॉन की जगह हम लिख सकते हैं 4 पाई जी। तो वही किया मैंने यार, 1 बाई एप्सिलॉन की जगह लिख दिया है 4 पाई जी। तो इन सारे फॉर्मूलों में अगर मैं कहूं सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन सा है? सबसे ज्यादा सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेचर में जितने भी हेवनली ऑब्जेक्ट हैं वो अबाउट स्फेरिकल होते हैं। एग्जैक्ट स्फेरिकल तो नहीं, लेकिन अबाउट स्फेरिकल होते हैं। ये फॉर्मूला सबके लिए काम करेगा। बाकी सारे शेप जबरदस्ती बनाए गए हैं, केवल इलेक्ट्रो से उठाए गए हैं। तो अगर इस टॉपिक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कोई फॉर्मूला है तो वो ये है। क्या जनता समझ पा रही है क्यों? तो हम लोगों ने यार ई निकालना क्यों सीखा था? भूल ना जाना यार, ई हमने निकालना इसलिए सीखा था कि किसी जगह पे रखे हुए यूनिट मास पे लगने वाला फोर्स हम निकाल सकते हैं। क्या जनता समझ पा रही है? ई क्या होता है? किसी जगह पे रखे यूनिट मास पे लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स। क्या बता, ये पता करने के लिए बॉडी का रुका होना या मूव करना जरूरी है या नहीं है? मैं कह रहा हूं यार, एक सिस्टम मास है, यहां पर ई पता है, तो ई रुकी बॉडी के लिए डिफाइंड है या छोड़ दी जाए उसके बाद डिफाइंड नहीं है? मैं कह रहा हूं यहां 1 किलोग्राम का एक मास रखा है, उस पर लगने वाला फोर्स ई होता है। नहीं, छोड़ दें तो ग्रेविटेशन फोर्स ई लगेगा या कुछ और लगेगा? ई लगेगा। भाई नया क्या हो जाएगा? क्या ये ग्रेविटी उसको खींच रही है? अगर किसी ने रोक रखा है तो उसने उसके खिलाफ फोर्स लगाया होगा। वो अपना हाथ हटा ले तो वो ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच लेगी। तो चाहे रुका हो तो भी ई लग रहा है, हाथ हटा ले तो भी ई लगेगा ही। फोर्स का लेना देना, ग्रेविटेशन फोर्स का लेना देना इस बात से थोड़ी है कि ऑब्जेक्ट रुका है। अच्छा बताओ, एक एम मास का ऑब्जेक्ट यहां रखा होता है, उसको ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही होती कि नहीं? अगर मैं लेके खड़ा हूं तब खींच रही कि नहीं? तब भी खींच रही है। छोड़ दूं तो अरे तब वो खींचने में कामयाब हो जाएगी, वहां केवल कोशिश कर रही है। क्या जनता समझ पा रही कि नहीं? तो ई जो है इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, लेकिन ई कोई गारंटी नहीं लेता है कि वो मोशन करेगी या नहीं करेगी। मोशन तब करेगी जब उसको हम मोशन करने की आजादी। तो यार हमने अंगद जी को छुट्टी पे वहां से बुला लिया, I mean, उनको काम से बुला लिया वापस। यार इस पे कोई विवाद ना हो जाए कैमरे के सामने।
खैर विवाद लोग कर ही चुके इतने सारे, तो छोटे मोटे विवाद हो जाएंगे, क्या दिक्कत है। और विवाद तो फेमस लोगों का होता है। तो मैंने इस स्मॉल एम मास को छोड़ दिया है। तो मैं अंगद जी बोल रहा हूं, तो इसमें कहां कुछ गड़बड़ है। अंगद जी इसको छोड़ दिए, तो बताओ इस मास के साथ क्या होगा? ये सिस्टम की तरफ एक्सलेट करेगा। जब तक वो पकड़ के खड़े थे, नेट फोर्स उस पर कितना था, और नेट ग्रेविटेशन फोर्स कितना था, एम ई। ओके, 1 kg पे ई और एम मास पे एम ई। क्या ग्रेविटेशन फोर्स एम ई जब पकड़ के खड़े थे तब भी लग रहा था, जब छोड़ दिया? जब पकड़ के खड़े थे तो उसको अपोज करने वाला वो फोर्स दे रहे थे, इसलिए बॉडी रेस्ट पे थी। मुझे बताओ, जब वो पकड़ के खड़े थे तब एक्सेलेरेशन कितना था? लेकिन जब छोड़ दिया तब एक्सेलेरेशन की बात हम करेंगे, कर सकते हैं, और अब वो नॉन जीरो होगा। तो मैं वो एक्सेलेरेशन निकालना चाहता हूं। एक्सेलेरेशन क्या होगा? फोर्स अपॉन मास। फोर्स क्या होगा? एम ई बाई एम। अरे ये क्या हुआ यार, एक्सेलेरेशन ई आ गया, यानी यार ई ही एक्सेलेरेशन है। अरे अभी ई किस काम आता था? फोर्स निकालने के, और अब ई एक्सेलेरेशन भी है, ये भी एक पर्पस बन गया है। नहीं, यानी अगर हम इतने सारे सिस्टम की वजह से किसी जगह पे ई जानते थे, तो हम कैसे सोचते थे ई को, कि वहां रखे यूनिट मास पे लगने वाला फोर्स है, एम मास पे एम ही होगा, ग्रेविटेशन फोर्स। लेकिन अब हम ई को लेके हमारे मन में सम्मान और बढ़ जाना चाहिए। नहीं होता कई बार कि हीरो पहले से महान था, लेकिन कोई एक और बात पता चलती है हीरो के बारे में, तो हीरो और महान हो जाता है। तो ई यहां पे हमारे टॉपिक का हीरो था, अभी तक वो महान था, लेकिन अब हमें पता चला ई और महान है, ई ही एक्सेलेरेशन है, गंगाधरी शक्तिमान है, ये पता चल गया हम लोगों को। नहीं, इसका मतलब यार जितने भी अभी हमने सिस्टम पढ़े हैं, और कोई कह दे कि वहां पे उस मास को छोड़ दिया, एक्सेलेरेशन बताओ, तो तुम्हें सिंपल क्या करना है, ई पता तो एक्सेलेरेशन पता, कुछ नया ही नहीं है। ये बहुत अच्छी बात हो गई यार, एक्सेलेरेशन और ई एक ही चीज हो गए। लेकिन यार एक्सेलेरेशन की बात हम तब कर सकते हैं जब छोड़ दिया गया है, और ई की बात हम छोड़ा या ना छोड़ा दोनों केस में कर सकते हैं। ये अंतर समझे यार, ई डिफाइन किया है ब्रॉड पर्पज से, और एक्सेलेरेशन थोड़ा पर्टिकुलर बात है। तो यार हमें क्या हर शेप के लिए ई निकालना, एक्सेलेरेशन निकालने पे इंटरेस्ट है क्या? अरे क्या करेंगे हम लोगों को ऐसे किसी इमेजिनरी मास पे एक्सेलेरेशन की बात, कि वो रिंग बनी है तो उसके सेंटर पे एक्सेलेरेशन क्या होगा, नहीं करना हमको। हम लोग स्फेरिकल अर्थ पे जीते हैं, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट हमारे उस पे होगा। ज्यादा से ज्यादा मून पे अपना यान भेजते हैं, मून की बात कर लेंगे, मार्स की बात कर लेंगे, यानी बातें करेंगे तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की करेंगे। तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट का मुद्दा क्या है? स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। यानी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के आसपास कोई ऑब्जेक्ट गिरेगा तो किस एक्सेलेरेशन से गिरेगा, हमारा इंटरेस्ट इस पे है या किसी भी ई से है? नहीं है। तो हम बातें केवल वही करने वाले हैं जिस पे हमारा इंटरेस्ट है। करने को तो हम सबकी कर सकते हैं। क्या अगर हमें पता चल गया एक्सेलेरेशन ई ही है, तो हम तो इतने सारे शेप के ई निकाल चुके हैं, सबका एक्सेलेरेशन निकाल सकते हैं। बट टॉपिक खींचा जाता है अपने इंटरेस्ट की चीजों पे। तो मैं कई बार यही सोचा करता था यार कि ये स्फेरिकल शेप के लिए ही क्यों, मैं एक्चुअली बहुत मैथमेटिकल आदमी था, तो मैं यही सोचा करता था कि यार एक शेप को लेकर इतनी बातें कर रहे हैं, दूसरे शेप के लिए बिल्कुल बात नहीं कर रहे, ये क्या पक्षपात है? फिर मुझे समझ में आया कि नेचर में, दुनिया में सब कुछ पक्षपाती है। जो हमारे काम का है उस पर हम ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, जो काम का नहीं उस पर इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। तो हम लोग पक्षपाती होने वाले हैं, यही दुनिया है। हम लोग बायस्ड होने वाले हैं। हम किसकी बातें ज्यादा करने वाले हैं? स्फेरिकल की। बाकी सबकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे क्या मतलब यार, जब ऐसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती तो उसकी क्या बात करें? फिजिक्स में जनरली हम लोग लॉ और प्रिंसिपल से जाते हैं पर्पस की तरफ। किसकी तरफ जाते हैं? पर्पस की तरफ, कि ऐसा हम नेचर पे देख रहे हैं, तो उसी का कारण ढूंढने में लगे रहते हैं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? स्फेरिकल मास। बता रही ये स्फेरिकल मास है, कुछ भी हो सकता है। ये चांद हो सकता है, तारा हो सकता है, अर्थ हो सकती है। तीनों कैटेगरी मैंने कवर कर ली है। अर्थ, अर्थ का सैटेलाइट, चांद। गैलेक्सी क्या, गैलेक्सी गोल होती है? गैलेक्सी कितनी दूर से, तो इतनी दूर पे उसका ग्रेविटेशन असर बहुत कम हो जाएगा, इतनी दूर से मत देखो। ये बस मून हो सकता है, अर्थ हो सकती है, या कोई स्टार हो सकता है।
गैलेक्सी नहीं होगी यार। बता, इस जगह पर कोई मास को छोड़ दिया जाए तो उसका एक्सेलेरेशन कितना होगा? ई होगा। तो ई कितना होता है? gm/r²। नहीं, लेकिन क्या हमारा इंटरेस्ट चांद तारे और सितारों पे से ज्यादा, सबसे ज्यादा किस पे है? तो हम अर्थ के करीब बात करते हैं। ये हमारी अर्थ है और अर्थ के करीब ये मास है। ये मास बुर्ज खलीफा के ऊपर है। बुर्ज खलीफा भी इतना ऊंचा नहीं होगा। ये है मास नीचे वाला, ये तो और ऊपर हो गए, तो स्पेस स्टेशन पहुंच गए। अरे यार 6400 किलोमीटर की होती है, तो 6400 किलोमीटर के आगे 1 किलोमीटर तो बिल्कुल पास ही दिखाना पड़ेगा ना यार। अगर मैं यहां दिखा दिया तो स्पेस स्टेशन पहुंच गया है। तो अर्थ के सरफेस के बहुत करीब हमें क्या लाना है? एक्सेलेरेशन। यानी हमारे पेड़ पे लगा हुआ एप्पल किस एक्सेलेरेशन से जमीन की तरफ गिरेगा, ये लाना है। तो मैं लिखूंगा एक्सेलेरेशन ई होता है। ई का फॉर्मूला बताओ, बताओ ई का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? जी। अब अर्थ की बात चल रही तो एम ही लिख दो, थोड़ा सम्मान देते हैं यार, धरती माता का सम्मान। जी एम ई डिवाइड बाई, तो यार ये तो इसमें सब कुछ हमें पता है, जी भी पता है, एम ई भी पता है, आर ई, तो क्यों ना रख के ये वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यार हम जी की वैल्यू -11, एम की वैल्यू 2 × 10⁻6 × 10⁻, आर की वैल्यू 6400 × 10⁻3 का स्क्वायर करने के बाद ये आंसर लिखाते हैं, तो ये आता है 9.81। अब क्योंकि यार ये एक्सेलेरेशन कोई नॉर्मल एक्सेलेरेशन तो है नहीं, हमारी अर्थ का, धरती माता का एक्सेलेरेशन है, तो हम क्यों ना यार इसको एक नाम दे दें, इसको एक सिंबल दे दें। क्या दे दें? जी। तो यार इस पूरी चीज को हमने एक सिंबल दे दिया है, क्या? जी, जिसका वैल्यू कितना आया है? 9.81। क्या जनता समझ गई यार? ये अर्थ की सरफेस पे हमने एक्सेलेरेशन ला दिया है। सरफेस का मतलब सरफेस के 2-4-10 किलोमीटर ऊपर तक यही एक्सेलेरेशन काम करेगा भाई। बात समझ रहा है? 2-4-10 किलोमीटर कोई बड़ी हाइट नहीं है। 9.81 का 9.81 ही रहेगा। इस डिजिट में भी फर्क नहीं पड़ेगा यार 2-4 किलोमीटर पे। तो क्या यार ये एक्सेलेरेशन अर्थ से बहुत ऊंचाई पे भी है यही एक्सेलेरेशन होगा? नहीं, ये बस नियर द अर्थ सरफेस है यार। सेब गिरने की बात हम इससे कर सकते हैं, मून पे ये एक्सेलेरेशन नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, मून भी अगर रोक दिया जाए तो अर्थ के सेंटर पे ही जाना चाहेगा। नहीं, वो बोल रहे अगर अर्थ के सेंटर में हम जाएंगे, हाँ, तब भी एक्सेलेरेशन आएगा, बिल्कुल। बदलेगा। हाँ बदलेगा, लेकिन 12 किलोमीटर जाओगे तब भी नहीं बदलेगा। 12 किलोमीटर से गहरा गड्ढा बनाया नहीं गया। रशिया ने 12 किलोमीटर तक का गहरा गड्ढा बनाया है, जी वहां भी सेम ही रहेगा। 12 किलोमीटर 6400 में क्या होता है यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, ज्यादा गहराई पे जाओगे, मान लिया तुम 1000 किलोमीटर अंदर चले गए, जहां पे कोई इंसान क्या कुछ भी जिंदा नहीं रह सकता, वहां चले गए अगर, वहां जी बदल जाएगा। तो हम लोग ये बातें करने वाले हैं यार कि हाइट के साथ और गहराई के साथ जी पे क्या फर्क पड़ेगा। देखो यार, ये फॉर्मूला मैंने जब बनाया है, बहुत ध्यान दें यार, ये फॉर्मूला जब मैंने बनाया है तो ये फॉर्मूला सेंटर से आर दूरी के लिए बनाया है, सेंटर से आर दूरी के लिए बनाया है। लेकिन हम लोग रहते कहां हैं? हम लोग अर्थ की सरफेस के बाहर रहते हैं या अंदर रहते हैं? इस्तीफा कुछ कहना चाह रहा है, सरफेस पे रहते हैं या सरफेस के अंदर? हम अर्थ के ऊपर रहते हैं, अर्थ के अंदर रहते हैं? चलो तुम लोगों का यार, तुम लोग अपना क्या गूगल अर्थ के जमाने के लोग हो तो सब पता है, वरना पहले एक आध जवाब मुझे बैच में से ऐसे मिलते थे, हाँ कि अंदर रहते हैं सर। तो मेरा अगला क्वेश्चन होता था, तो अर्थ की बाउंड्री मतलब हमारे ऊपर है, तो हमको चांद तारे कैसे दिखते हैं? सर ऐसा नहीं, मैं बस बता रही थी कि कार्टून में दिखाते थे कि वो जब वो जैसे कोई
रॉकेट लॉन्च होता था वो अंदर चला जाता था उसके, और फिर वो अंदर घुस जाता था, तो फिर वो सब जैसे नॉर्मल जैसे दिखता है वैसे रहता था। वो एक्चुअली में वो अंदर रहने वाले लोग होंगे, बेसिकली वो भूमिचर लोग होंगे, अंडरग्राउंड लोग होंगे, इसलिए भाई अंडरग्राउंड रहते होंगे वो लोग। हाँ, तो तुमने उसको सही मान लिया। माय गॉड, मैंने एक पोस्टर देखा था बचपन में, कृष्ण जन्माष्टमी में कृष्ण भगवान के पोस्टर और दुनिया भर के भगवान के पोस्टर होते थे, तो उसमें एक पोस्टर आता जिसमें अर्थ को शेषनाग पकड़े रहते थे, यूं शेषनाग के ऊपर अर्थ थी और शेषनाग समुद्र में था। तो मेरा बहुत दिन तक ये क्वेश्चन था कि शेषनाग जिस समुद्र में है वो कहां है? और अगर शेषनाग समुद्र पे, तो अर्थ में जो समुद्र है वो कौन सा समुद्र है? तो क्या अर्थ में चलते चलते कभी ना कभी शेषनाग का फन दिखाई देगा? ये सारे क्वेश्चंस थे। फिर किसी ने और दिमाग में आइडिया दे दिया, अबे शेषनाग का फन कैसे मिलेगा, अंदर रहते हम लोग। तो मैंने कहा हो सकता है हम लोग अंदर रहते हो, बोलते हैं कि मतलब ऐसा कहीं है, ऐसा कहीं लिखा है कि ऐसा कुछ। कलयुग का एंड होगा तब जो कालकी होगा नहीं, तब वो अर्थ को ले जाके एक अलग प्लैनेट है जो पूरा ओशन पानी से बना है, उसमें अर्थ को डाल देंगे। ये देंगे मतलब फ्यूचर टेंस की कहानी है? माय गॉड, कहानियां तो पास्ट टेंस की होती हैं यार, फ्यूचर टेंस की कैसे हो सकती है? अच्छा, होगा की भी कहानी बन चुकी है? ओ माय गॉड। खैर, तो अभी यार हम लोग गूगल अर्थ के जमाने के, सबको पता है हम लोग अर्थ की सरफेस पे रहते हैं, और हम सरफेस के ऊपर कुछ नहीं है, सीधे स्पेस है, तारे हैं, चांद है, हवा है, गगन है, पक्षी है, सब कुछ है। ठीक है, पक्षी अंदर है क्या? यहां तक की कहानी नोट कर लिए भाई लोग। तो यार अर्थ की वजह से बाहर और अंदर जो दो जगहों पे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करने वाले हैं, कहां कहां? बाहर और अंदर। अब बाहर मतलब काफी बाहर, अर्थ की सरफेस के करीब नहीं, कम से कम अर्थ की रेडियस से भी ज्यादा दूरी पे, या रेडियस के कंपेरेबल दूरी पे। और यहां अर्थ के अंदर दो जगहों पे हम एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं। एक्सेलरेशन का मतलब कि ऑब्जेक्ट छोड़ देने के बाद वो किस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा। तो ये तो बहुत आसान डिस्कशन है यार, एक्सेलरेशन तो ई होता है, और ई हम जानते हैं, तो हमें कुछ नया सोचने की जरूरत ही नहीं है। बताओ, अच्छा इस जगह पे एक्सेलरेशन क्या होगा? ई होगा, और ई क्या होता है? जी एम बाई आर स्क्वायर, एम को ज्यादा से ज्यादा एम ही लिख दो। लेकिन आर को अब आर ही मत लिखना, क्योंकि आर तो ये दूरी है नहीं। अच्छा, हम लोग अर्थ की सरफेस पे रहते हैं, यहां ये मान लिया कुंभकर्ण खड़ा है, कुंभकर्ण खड़ा है, क्योंकि आम इंसान तो इतना बड़ा नहीं हो सकता ना यार, तो बहुत बड़ा दिखा दिया है। तो यहां से ये h ऊंचाई पे किसी p पॉइंट पे ग्रेविटेशन फील्ड या ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन निकालना चाहता है, तो जनरली हम मेजरमेंट अर्थ की सरफेस से करेंगे, ना कि अर्थ के सेंटर से। और यहां तक की दूरी क्या है? r ही है। तो जहां r लिखा है वहां हमें क्या कर देना चाहिए? क्या लिख देना चाहिए? आर ई प्लस एच, क्योंकि हम फॉर्मूला उस लुक में क्यों लिखना चाहेंगे जब हम सरफेस पे रहते हैं, फॉर्मूले का लुक हम थोड़ा बदल देते हैं। अच्छा, एक और हमारी आदत है कि जब हम कोई नई चीज लाते हैं तो हम कंपेयर करते हैं जिसको पहचानते हैं। नहीं यार, कि तुम्हारे कितने मार्क्स आए, शर्मा जी के लड़के कितने मार्क्स आए, ये कंपैरिजन आदत होती है यार। यही चीज हमारे पढ़ाई में रिफ्लेक्ट होगी। हम एक एक्सेलरेशन से बहुत अच्छे से फैमिलियर हैं, और वो एक्सेलरेशन है अर्थ की सरफेस के करीब वाला। तो कहीं और का एक्सेलरेशन जब हम निकालेंगे तो कंपेयर किससे करेंगे? बात में रहा है, अगर तुम्हारे मार्क्स का कंपैरिजन होगा तो क्लास के टॉपर से होगा हमेशा, कि शर्मा जी के लड़का टॉप किया है, उसके नंबर इतने, तुम्हारे कितने आए। नहीं, ये होता है यार, मतलब इसी तरह से यार हम लोग फैमिलियर चीज से, जो सबसे फेमस है, उससे कंपैरिजन करते हैं। तो इस फॉर्मूले को हम किससे कंपेयर करने वाले हैं? इस नए एक्सेलरेशन को पहली बात तो नाम जी प्राइम लिखने वाले हैं। जी क्यों नहीं? क्योंकि जी तो हम अर्थ वाले को बोल चुके हैं। क्या ये अर्थ सरफेस का है क्या? नहीं। और इस फॉर्मूले को हम कंपेयर करने वाले हैं जी से। तो मैं किसी तरह से इस फॉर्मूले में जी अपीयर कराना चाहता हूं। कैसे कराऊंगा? देखो यार, जी एम ई, और यहां पर आर ई स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं। तुम कहोगे आर ई इधर तो है, 1 बन जाएगा, यहां तो आर ई है ही नहीं। कोई बात नहीं, तो डिवाइड में आ जाएगा। नहीं, क्या यहां से आर ई कॉमन निकाला है स्क्वायर के अंदर से, तो वो स्क्वायर बन गया है। अच्छा, इतनी चीज को क्या लिख सकते हो?
तो जाना पहचाना लग रहा है यार। ये तो जी एम ई बाई आर स्क्वायर अर्थ की सरफेस वाला जी हो गया, तो जी प्राइम का आंसर आ गया जी 1 प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर। जब भी भूले इतने स्टेप फॉलो करें, इसको रटने की जरूरत नहीं है, घर पे जब भी भूले तो इतने स्टेप फॉलो करके आंसर रिकवर किया जा सकता है। अच्छा ये फॉर्मूला विद अप्रोक्सीमेशन है या विदाउट अप्रोक्सीमेशन? अभी मैंने कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया है, ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला विदाउट अप्रोक्सीमेशन है। और h जनरली कंपेरेबल टू रेडियस होगा तो यही फॉर्मूला लगेगा। अगर आर के कंपेरेबल वैल्यू है, आर बाई 2 आर बाई 4 भी हो सकता है, तो यही फॉर्मूला लगेगा। रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेरेबल वैल्यू है तो यही फॉर्मूला लगेगा। बात क्लियर है? अब मैं एक अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला देने वाला हूं। क्या मैं इस फॉर्मूले में 1 प्लस एच बाई आर को ऊपर ले जाऊं तो ये -2 पावर हो जाएगा? तुमने यार एक चीज कभी ना कभी पढ़ी होगी, 1 प्लस एक्स की पावर एन को हम क्या लिख देते हैं? 1 प्लस एन एक्स। कब? जब एक्स स्मॉल हो। तो यार मैं ये फॉर्मूला लगाने वाला हूं, अगर h बाई आर बहुत स्मॉल है, यानी यार h इज वेरी वेरी लेस देन आर है, तब यार बताओ h अगर आर से बहुत कम है तो क्या ये टर्म बहुत छोटा हो गया कि नहीं? और जब बहुत छोटा हो गया तो जी प्राइम का आंसर मैं लिख सकता हूं जी 1 माइनस 2h बाई आर। ये फॉर्मूला एग्जैक्ट है या अप्रॉक्स है? ये अप्रॉक्स फॉर्मूला है, क्योंकि यहां मैंने अप्रोक्सीमेशन लिया है। ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब h की वैल्यू कुछ 50 से लेके 100 किलोमीटर या 400 किलोमीटर तक है, तो हम ये लगा सकते हैं। बात क्लियर है? छोटे मोटे हाइट के लिए हम ये लगा सकते हैं, लेकिन बड़ा हाइट आ जाएगा, 400 किलोमीटर से भी ऊपर की बातें चल रही हैं, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। जल्दी जब ये फॉर्मूला लगाना होता है तो 50-100 किलोमीटर की ही बातें चलती हैं, और ये लगाना हो तो 3200-6400 ऐसे किलोमीटर की बातें। क्या जनता समझ गई है? अच्छा, इस फॉर्मूले से क्या मैसेज मिल रहा है? हाइट बढ़ने के साथ साथ जी बढ़ेगा या घटेगा? अरे ये तो यहीं से पता चल रहा था, आर बढ़ेगा तो जी घटेगा। एट अ पॉइंट m inside the depth d from the surface, हम लोगों ने यार अंदर के लिए यार एक्सेलेरेशन E के बराबर होता है, और अंदर के लिए E का फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं? क्या पढ़ा है? G कैपिटल M स्मॉल r डिवाइड बाई, पढ़ा है कि नहीं? तो M को M ही कर दो और R को R ही कर दो। ये स्मॉल r कहां से होता है? सेंटर से। लेकिन अब क्या यार, हम लोग अर्थ के सेंटर से दूरी नापेंगे क्या? अगर मैं वो 12 किलोमीटर वाले गहरे गड्ढे पे भी उतरूंगा तो सरफेस से उतरूंगा, तो हमें जनरली अर्थ की सरफेस से ये गहराई d पता होगी, तो ये फॉर्मूला हम d के टर्म में लिखना चाहते हैं, r के टर्म में नहीं लिखना चाहते। किसके टर्म में? d के टर्म में लिखना चाहते हैं। तो बताओ, यहां तक की रेडियस r ही है, तो मैं r प्लस डी को क्या लिख सकता हूं? r e। और जहां स्मॉल r लिखा है उसको क्या लिख सकता हूं? r e माइनस डी। नहीं लिख सकता? जहां स्मॉल r लिखा है उसको क्या लिख दूंगा? r e माइनस। तो मैं इस फॉर्मूले को पहले तो एक्सेलेरेशन का नाम जी प्राइम लिखने वाला हूं, जहां स्मॉल r आया है उसको मैं लिखने वाला हूं r e माइनस डी। किसी को आपत्ति? और इस बात पे किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? r e क्यूब में एक r e में बचा के यहां लिख देता हूं। क्यों? क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है शर्मा जी के लड़के से। क्या शर्मा जी का लड़का नजर आ रहा है? अरे वो पहचाना हुआ। इतनी चीज को हम क्या लिख सकते हैं? नहीं, जी एम ई बाई आर स्क्वायर, ये क्या हो गया? अर्थ की सरफेस वाला जी। तो जी प्राइम का आंसर आ गया सरफेस वाला जी। ये आर यहां डिवाइड करोगे तो 1 माइनस डी बाई, भूल जाए तो इतने से स्टेप है यार, ये तो तुम्हें पता ही होता है, इतने स्टेप के बाद ये आंसर रिकवर हो सकता है। भूल जाएगा मतलब एग्जाम में नहीं भूलना, एग्जाम में तो ये रिजल्ट पता ही होना चाहिए। अच्छा बता, ये फॉर्मूला अप्रॉक्स फॉर्मूला है या एग्जैक्ट फॉर्मूला है? कब अप्रोक्सीमेशन लिया मैंने? यार ये दिखता इसी के जैसा है, मगर ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है विदाउट एनी अप्रोक्सीमेशन। दिखता भले यार अप्रॉक्स जैसा है, बट ये अप्रॉक्स फॉर्मूला नहीं है, इसमें मैंने कहीं कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाया। ये अप्रोक्सीमेशन लगाना होता है, वो मैंने यहां नहीं लगाया।
बड़ा अच्छा फॉर्मूले का जो आंसर है उससे क्या मैसेज मिल रहा है, डी बढ़ने के साथ साथ अगर डी बढ़ेगा तो जी प्राइम का क्या होगा, मुझे बताओ। यहां एच बढ़ेगा तो जी, ये तो समझ में आ गया था। अब मैं कह रहा हूं डी बढ़ेगा तो जी के साथ क्या होगा, यार डी बढ़ेगा तो ये डिफरेंस छोटा होगा, यार ऊपर वाली चीज बढ़ेगी तो ये डिफरेंस छोटा होगा, और डिफरेंस छोटा होगा तो जी भी। यानी यार यहां से क्या निकलता है दोनों फॉर्मूलों को देखने से ओवरऑल, कि सरफेस पे जाओगे तो जी सबसे ज्यादा होगा, ऊपर जाओगे तो भी जी घटेगा, और अंदर जाओगे तो भी जी घटेगा। और कोई पूछे अर्थ के सेंटर पे कितना होगा, तो अर्थ के सेंटर मतलब डी बराबर आर ई लिख दो। यार सेंटर पे जी प्राइम का आंसर होगा जी 1 माइनस आर ई बाई आर ई, तो आर ई कैंसिल, ये आंसर कितना आ गया 0। सेंटर पे जी कितना होगा 0 होगा, अगर कोई सेंटर पे पहुंच पाए तो। सोचो यार आज तक हम कहीं कहीं गए नहीं वहां पे, लेकिन उसके लिए ऑलरेडी हमारे पास फॉर्मूला है, ये है साइंस। साइंस यही है कि हर सिचुएशन के एविडेंस हमारे पास ना हो। अगर कोई फॉर्मूला 10 सिचुएशन में काम कर रहा है, उसकी प्रॉपर मैथमेटिकल थ्योरी हर सिचुएशन में 10 सिचुएशन में काम कर रहा है, तो 11वीं सिचुएशन में भी काम करेगा ही। तो जितने ऑब्जर्वेशन है वो सारे इन फॉर्मूलों को सही ठहराते हैं, तो इसका मतलब ये सब कुछ सही है, ये कोई ग्रेविटेशन की थ्योरी गलत नहीं है। लेकिन तुम्हें पता है कि अभी न्यूटन ने जो थ्योरी दी है उसके हिसाब से ग्रेविटी जैसी कोई चीज नेचर में होती नहीं है, उसने एक अलग ही लॉजिक दिया है। उसका लॉजिक है यार कि नेचर में, हाँ किसने, न्यूटन ने ग्रेविटी दी, अब मैं आइंस्टाइन की बात कर रहा हूं, सॉरी। तो आइंस्टाइन की थ्योरी क्या कहती है कि ग्रेविटी एग्जिस्ट नहीं करती, मासिव बॉडी स्पेस को श्रिंक कर देती है। हम लोग इस सिलेबस में स्पेस श्रिंक की जैसी कोई बात नहीं होती, हाँ स्पेस को श्रिंक कर देती है, उसका ऐसा मानना है। मानना क्या है कि वही सही है, यानी ये टॉपिक कुछ दिन बाद नए नजरिए से पढ़ा जाएगा, कुछ सालों बाद नजरिया बदलेगा, आंसर यही रहेंगे। बात समझ रहा है, न्यूटन की थ्योरी इसीलिए अभी तक गलत नहीं साबित हुई है कि यार सारे एविडेंस हैं, सबके हर चीज के एविडेंस हैं, हर चीज के फॉर्मूले काम कर रहे हैं, तो गलत थोड़ी है ये। हाँ उसका वही है कि नजरिया अलग अलग है दोनों का, दुनिया को देखने का नजरिया आइंस्टाइन का अलग है, न्यूटन का अलग है। यार न्यूटन अपने समय से कितना आगे था भाई, ये सब बातें करके चला गया। मतलब उसको लाइफ में यार इतना सब सोचने के लिए, सोच के देखो यार वो कुछ और सोचता ही नहीं होगा। और एक हम लोग हैं कि पढ़ाई के बारे में कितना सोचते हैं, अपनी पढ़ाई के बारे में, और वो किस पढ़ाई के बारे में सोच रहा था जिससे कोई उसको मतलब वो नहीं मिलना था। पहली बार जब कोई उसने थ्योरी दी होगी तो क्या उसको कोई पता था क्या कि उसको कोई प्राइज मिलेगा या कुछ मिलेगा, नहीं, तब उसने इतना दिमाग लगाया। ये सब किसका पढ़ रहे हैं हम लोग। तो यार डेप्थ बढ़ने के साथ साथ भी जी कम होगा, और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ भी जी कम होगा। जी पे और किन बातों का फर्क पड़ता है, तो अर्थ का शेप अंडाकार होता है, ओवल शेप बोलते हैं, अंडाकार मतलब कि अर्थ जैसे अभी तक हम कह रहे थे कि स्फीयर होता है, तो क्या सही में स्फीयर होता है, नहीं स्फीयर नहीं होता, उसका अंडाकार, और सही माने में तो अंडाकार भी नहीं होता, बहुत ही उबड़ खाबड़ होता है। हाँ वो शेप की हम तो अभी चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा इस तरह का शेप हम आइडियली मान लेते हैं। यार अर्थ एक इमेजिनरी लाइन के अबाउट रोटेशनल मोशन कर रही है, ऐसी इमेजिनरी एक्सिस के अबाउट रोटेशनल मोशन कर रही है। वो इमेजिनरी लाइन जिन पॉइंट से कट करती है उनको हम क्या बोलते हैं, पोल्स। तो यार एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल, फिलहाल हम उनको पोल्स कह रहे हैं, है ना। और
ये जब स्पिन कर रहा है लगातार तो पूरे अर्थ के मास को सेंट्रीफ्यूगल मिलता होगा, जिसकी वजह से मास बाहर की तरफ फैल गया है, ऐसे समझ सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगल की वजह से ये मास बाहर को फैला हुआ है। तो कहे जैसा है वैसा है। हम बात करने वाले हैं जी पे क्या फर्क पड़ेगा इसके शेप की वजह से। मुझे बताओ, अगर मैं कहूं कि इक्वेटर वाला रीजन, इक्वेटर क्या है? सबसे दूर वाले पॉइंट। ये मैंने एक पूरे सर्किल को इक्वेटर बोला है। ये सर्किल सोचो, अर्थ को बीच से काटे तो एक लाइन चारों तरफ नजर आएगी, वो इक्वेटर है। सर्कुलर लाइन नजर आएगी, वो क्या है? इक्वेटर। इक्वेटर इस एक्सिस से सबसे दूर वाले रीजन को कहते हैं, एक्सिस से सबसे दूर वाला रीजन। तो मुझे बताओ, यहां के करीब अगर कोई जी की बात करे और यहां के करीब जी की बात करे, क्या लगता है कहां जी ज्यादा होगा? भाई सीधी सी बात है, जो सेंटर के ज्यादा करीब होगा, पास होगा, आर कम होगा, उसका जी, और जो आर जिसका आर ज्यादा होगा उसका जी कम होगा। तो शेप इफेक्ट की वजह से हम कह सकते हैं यार मैक्सिमम एट पोल होगा और मिनिमम एट इक्वेटर होगा। क्यों मिनिमम होगा? क्योंकि इक्वेटर सबसे दूर होता है, जो दूर होगा वहां जी का असर कम होगा। क्या ये बात शेप इफेक्ट समझ में आ गया है? एक और इफेक्ट की हम बात करने वाले हैं, रोटेशन इफेक्ट। अभी हमने यार शेप इफेक्ट की बात करी है। क्या अर्थ अगर स्पिन करती है तो हर मास जो अर्थ पे रखा है उसको उसके सेंटर वाली लाइन के अलोंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता होगा। क्या हम कहते थे सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है तो उस सर्कुलर मोशन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बाहर की तरफ क्या महसूस होता है? सेंट्रीफ्यूगल। तो क्या किसी भी एम मास को एम आर ओमेगा स्क्वायर का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लगता होगा, अपार्ट फ्रॉम द फोर्स ऑफ ग्रेविटी? यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी अंदर की तरफ लग रहा है ना, जी एम एम अपॉन आर ई स्क्वायर, ये अंदर की तरफ लग रहा है और एम आर ओमेगा स्क्वायर बाहर की तरफ। हालांकि अगर मैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी को इतना बड़ा दिखा रहा हूं तो सेंट्रीफ्यूगल इतना छोटा होता है, उसके सामने उसकी कोई औकात नहीं होती है। लेकिन फिर भी एफ ग्रेविटेशन और एफ सेंट्रीफ्यूगल दोनों को अगर हम अंडर कंसीडरेशन लें तो इन वेक्टर्स का जो नेट आता है वो लगभग एक दूसरे के पैरेलल ही आता है। मतलब ये नेट वाली लाइन है और ये इंडिविजुअल ग्रेविटेशन वाली है और ये रोटेशन वाले इफेक्ट की, तो उसका नेट और ये लगभग कैसे हो गए? पैरेलल ही हो गए। और वो भी कहां? इन दोनों का नेट सेंटर की तरफ ही लगभग रहेगा, थोड़ा सा सेंटर से टिल्टेड होता है, बहुत एग्जैक्ट बात करें तो। क्यों? क्योंकि ये सेंटर की तरफ है और ये बाहर की तरफ है। अब इन दोनों का कोई रिजल्टेंट निकालेगा तो वो रिजल्टेंट बीच में कहीं आएगा कि नहीं? वो सेंटर से हल्का सा अलग होगा। और हल्का सा क्यों? क्योंकि इस फोर्स की इसके सामने कोई औकात नहीं है। लेकिन फिर भी उसको हमें कंसीडर करना चाहिए क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है। तो बताओ सेंट्रीफ्यूगल जी के असर को बढ़ाता है या घटाता है? घटाता है। यानी जो रुकी हुई अर्थ पे होना चाहिए, यानी जो अभी हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस निकाल उससे हल्का सा कम मतलब 9.81 की जगह 9.809, बस इतना सा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन वो भी बात हम कर सकते हैं अगर बहुत एग्जैक्ट बात। तो जी प्राइम का मैं सीधे फॉर्मूला दे रहा हूं, ये सब नेट निकाल के जो जी प्राइम का फॉर्मूला आता है जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा। ये लेमडा क्या है ये समझना पड़ेगा। मैंने यहां पर ये फॉर्मूला दिया है इन जनरल मैंने फॉर्मूला अभी लिखा था, जी प्राइम इक्वल टू क्या? जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा। ठीक है, तो ये लेमडा क्या है मैं बता दूं। सोचो यार कि हम इक्वेटर वाले रीजन पे एक प्लेन बनाएं। सोचो यार ये एक प्लेन है इक्वेटर पे, ये एक डिस्क नुमा प्लेन है। उस प्लेन से किसी लेमडा की एंगुलर पोजीशन पे इस जगह की अगर मैं बात कर रहा हूं, ये एंगल ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं इसको। इक्वेटर वाले प्लेन से किसी एंगुलर पोजीशन को लोकेट करने के लिए, ज्योग्राफिकल लोकेशन को डोनोट करने के लिए, तुमने देखा होगा यार कभी गूगल अर्थ में देखो तो पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो डिग्री में दिए होते हैं। डिग्री में दो चीजें होती हैं, एंगल ऑफ लैटिट्यूड और एंगल ऑफ लॉन्गिट्यूड। खैर लॉन्गिट्यूड की चर्चा नहीं होना है, बट वो भी एक चीज है। अगर हम एक
एक तरबूज को ऐसे काटते हैं तो ये लाइन बनती है, एक तरबूज को ऐसे ऐसे काटे चारों तरफ से, नहीं तो वो खरबूजे के स्ट्रक्चर जैसे लाइनें नजर आएंगी, उससे एंगल ऑफ लॉन्गिट्यूड तय होता है। फिलहाल मैं एंगल ऑफ लैटिट्यूड की बात कर रहा हूं। ऐसे ऐसे काटे स्लाइसेस तो किसी एंगुलर पोजीशन पे उसकी कोई स्लाइस आएगी। अगर कोई कहते बताओ इक्वेटर वाला प्लेन किस लैम्डा पे होता है, 0 पे, और पोल वाला रीजन किस लैम्डा पे होता है, 90 पे, तो वो एंगल ऑफ लैटिट्यूड है। तो अगर मैं कोई इक्वेटर की बात करूं तो वहां लैम्डा कितना होगा, 0 डिग्री, तो वहां जी प्राइम का आंसर आएगा जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, ये आर इक्वेटर वाला होगा, नहीं। और पोल पे जी प्राइम का आंसर क्या होगा यार, लैम्डा 90 होगा तो आएगा जी माइनस 0। अरे कॉस लैम्डा क्या होता है, कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0, तो जी प्राइम कितना होगा, जी। यानी हम रोटेशन इफेक्ट के बिना जो जी लाते थे, एक पोल पे वही जी होगा, पोल पे वही जी होगा, लेकिन इक्वेटर पे जो जी है वो बिना रोटेशन कंसीडर किए जो जी आता है उससे थोड़ा सा, हालांकि थोड़ा ही सा कम होता है, बट थोड़ा। अगर कोई पूछे सबसे ज्यादा फर्क किसको पड़ता है, पोल को, इक्वेटर को, या किसी और पॉइंट को, जी पे सबसे ज्यादा फर्क किसको होता है, इक्वेटर पे, क्योंकि वो सबसे दूर है तो सेंट्रीफ्यूगल उसको सबसे ज्यादा लगेगा, तो जी की वैल्यू पे सबसे ज्यादा इफेक्ट वही होगा। कहां बिल्कुल इफेक्ट नहीं होता। अच्छा बताओ, इफेक्ट बढ़ाने वाला है या इफेक्ट घटाने वाला है, ये भी समझे यार, इफेक्ट बढ़ाने वाला नहीं है, इफेक्ट। तो अगर कोई तुमसे कहे कि जो रोटेशन इफेक्ट है जी को घटा रहा है, तो सबसे ज्यादा कहां घटा रहा है, इक्वेटर पे, तो इक्वेटर तो वैसे ही कम होता था बेचारा। अभी हमने बात करी थी इक्वेटर सबसे दूर होता है तो जी तो वैसे ही कम होता है। तो एक तो कम होता है ज्योग्राफी की वजह से, और दूसरा कम किस वजह से हो गया, रोटेशन की वजह से। तो ओवरऑल सब कुछ कंसीडर करके कोई तुमसे पूछे अर्थ में सबसे ज्यादा जी पोल, सबसे कम जी, क्या जनता समझ पा रही है। दोनों कारण, चाहे रोटेशन वाला कारण हो चाहे दूरी वाला कारण हो, दोनों कारण इक्वेटर के जी को घटाते हैं, और पोल का जी सबसे ज्यादा होता है क्योंकि वो करीब है, ऊपर से उसमें रोटेशन का असर भी काम नहीं करता है। पोल पे रोटेशन का असर काम नहीं करता है क्योंकि पोल की कोई रेडियस ही नहीं घूमने की, यहां वाले रीजन की घूमने की रेडियस 0 है। क्या जनता समझ पा रही, जी को लेके हम लोगों ने इतनी सारी बातें कर ली हैं, और अब तुम लोगों को क्या क्या होमवर्क करके आना होगा। मैंने फर्स्ट सेक्शन डिवाइड कर रखे हैं।